Hi everyone, good evening, guys. Shall we start the class? Can I see you all? Can you unmute, talk? Good evening. Priya madam, why can't I hear you? And why you always talk while you're on mute? Yes, ma'am. I am Looking not pretty? used to this. You're not used to what talking to No, people? I'm not used to mute and unmute. That's okay. I'm just Again, preparing you for your corporate life. You're gonna do a lot of mute and unmute throughout your life now. Next 30, 40 years, I'm preparing you for that. thank you, ma'am. Where are other guys? Should we start the class? क्या break लेना है? क्या करना है? Start class start होते ही. Where are you? Hi Devanshu. हेलो मैम। Hi Sumit. अरे एक एक करके बुलाऊं क्या मैं? आधा टाइम तो मेरा क्लास में बुलाने के लिए मैम चला जाएगा यही बच्चों को. यही हूँ मैम। नींद आ रही है आज बहुत जबरदस्त। कृपया सोए ना. उठ के कॉफी पिए. मुझे भी बहुत तेज नींद आ रही थी. आई वॉज अबाउट टू स्लीप. देन आई सॉ 4:30 हो गया. मैंने फटाक से कॉफी बनाई है और मैं आ गई हूँ. तो मैं भी चाहूँ तो क्लास कैंसिल करके आराम से जाके सो सकती हूँ. बट आई एम नॉट स्लीपिंग. यू गाइस आर नॉट सपोज टू स्लीप. कम ऑन बहुत एवरीबॉडी. ज्यादा ठंड है मैम। अथर्व. हाँ. बहुत ज्यादा ठंड है। अरे हाँ. अरे ठंड हो या नहीं हो यार. आई जस्ट हैड माई मैम, लंच एंड आई वॉज वॉचिंग अ ब्यूटिफुल यूरोपियन मूवी. मतलब बहुत मस्त चल रहा है. इतना स्लो चल रहा है. इट्स अ मूवी अबाउट अ सर्जन. एकदम मस्त. और मुझे बस नींद आने ही वाली थी और 4:30 हो गया. मतलब यार फिर फटाक से उठा कॉफी लिया एंड आई एम हियर. गाइस इफ यू आर नॉट कीपिंग योर कैमराज ऑन ना आई एम गोइंग टू रिमूव यू फ्रॉम द क्लास. मैम 5 मिनट कर रहे हैं। 5 मिनट बाद चालू करूँ ये क्लास. नहीं 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 नहीं। ऑल राइट. बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर 9 देयर आर सम ग्राउंड रूल्स. ठीक है. पूरी क्लास में आप ऐसे बिहेव नहीं करने वाले हो कि आपको ये चैप्टर आता नहीं है. बिकॉज मैंने आपको पूरा ऑडिट समझा दिया. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर चैप्टर 3 को छोड़ दिया जाए तो ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने से लेकर के ऑडिट एविडेंस क्यों चाहिए है उससे रिलेटेड ऑडिट कंप्लीशन एंड रिव्यू के सारे स्टैंडर्ड ऑडिट रिपोर्ट. मतलब मेनली आपका ऑडिट पूरा कवर करवा दिया है मैंने. राइट. रिस्क असेसमेंट वाला चैप्टर नहीं करवाया है. वो पर्पसफुली छोड़ा था क्योंकि वो चालू करते हैं तो पूरा 11 दिन वही चले जाते हैं. ठीक है. बेस्ट. मैंने आपको पूरा ऑडिट समझाया है. इसका मतलब एवरी टाइम हम चैप्टर 9 में से कोई एक टॉपिक उठाएंगे सो यू विल अज्यूम दैट यू आर ऑलरेडी एन ऑडिटर. ठीक है. एंड जब भी मैं आपको बोलूंगी कि चलो लेट्स डू द ऑडिट ऑफ अ लोकल बॉडी सो यू हैव टू इमेजिन अ लोकल बॉडी. राइट. कि आप खुद वहां पर आर्टिकलशिप में गए हो और यू आर डूइंग एन ऑडिट ऑफ अ लोकल बॉडी एंड यू हैव टू फील एंड इमेजिन इट. अदरवाइज आपको समझेगा नहीं क्या चल रहा है. आपको लग रहा है कि वही लर्न करना है. बट वही लर्न नहीं करना है. आपने ये सब ऑडिट पहले सीख ली है. ऑडिट के फंडामेंटल्स आपको आते हैं. ऑडिट के स्टैंडर्ड्स आपको आते हैं. सेम स्टैंडर्ड हर एंटिटी पे लगता है. यू नो ना द स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग सिर्फ तभी फॉलो नहीं करना होता है जब हम किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं. कोई भी एंटिटी होगा वी हैव टू फॉलो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. वर्क्स. राइट. कहीं पर लिखा है क्या आईसीआई ने कि नहीं नहीं व्हेन यू डू द ऑडिट ऑफ अ कंपनी तभी आपको फॉलो करना है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. नो नो नो. यू हैव टू फॉलो एसएस इन एवरी ऑडिट. ठीक है. बट कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं जिनका खुद का रेगुलेटरी बॉडी होता है. जैसे कि बैंक. बैंक रेगुलेटरी बॉडीज अलग है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. वहां पर हमको नॉर्मल तो स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं. प्लस कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है विच इज गिवन बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और आरबीआई. हमको वो फॉलो करना पड़ता है. ठीक है. अगर हम इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट करेंगे तो आई के जो रेगुलेशंस होंगे एज एन ऑडिटर हमको वो फॉलो करना पड़ेगा. प्लस हम अपने एसएस फॉलो करेंगे. ठीक है. जैसे गवर्नमेंट ऑडिट हो गया. अभी गवर्नमेंट ऑडिट के लिए ऑलरेडी उनका रेगुलेटरी बॉडी बैठाया हुआ है. गवर्नमेंट एंटिटीज है ना तो उनके पास कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया और उनके ऑफिस के लोग हैं. तो आपको वो फॉलो करना पड़ेगा कि कैग ने क्या बोला है. ठीक है. फिर उसके बाद हम जो अलोंग विद दैट जो हमारे एसएस बोलते हैं हम वो फॉलो करेंगे. Done. So every time your entity has a special requirement, regulatory requirement वो फॉलो करना है प्लस ऐसे फॉलो करना है. तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ नया पढ़ने वाले हो और आपको मालूम ही नहीं है कि यार ये ऑडिट क्या हो रहा है. राइट. यू नो सडनली पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट करना है तो कैसे करेंगे. ऐसा नहीं हो सकता. राइट. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विथ पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट. छोटू सा टॉपिक है एंड प्रिया विल हेल्प मी एक्सप्लेन दिस टू ऑल ऑफ यू. सिंपल. नाउ प्रिया लुक एट मी. वहां मत देखो. पार्टनरशिप
किसी पार्टनरशिप फर्म के ऑफिस में आप गए हो और आपको उसका ऑडिट करना है. व्हाट इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट अबाउट दैट फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म यू वांट टू लुक एट? अग्रीमेंट होता है, हाँ. देयर अग्रीमेंट, व्हाट इट इज कॉल्ड? पार्टनरशिप फर्म में क्या बोलते हैं इसको? फॉरगॉट एक्चुअली, समथिंग अबाउट डीड. एंगेज, पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप deed. Partnership deed, right? So you are going to the first thing you go to their office and ask about the partnership deed, क्योंकि उसमें पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स का कैपिटल कंट्रीब्यूशन, पार्टनर्स का इंटरेस्ट कितना होगा, उनका सैलरी कितना होगा, वो पार्टनरशिप फॉर्म बना क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, एवरीथिंग, एडमिशन से रिलेटेड सारे रूल्स, रिटायरमेंट से रिलेटेड सारे रूल्स, लाइक एवरीथिंग, लाइक द फर्म इज गोइंग टू बी लाइक डिसॉल्व, उस डिसोल्यूशन से रिलेटेड सारे रूल्स पार्टनरशिप डीड में लिखे रहते हैं. तो पहले आप वो पढ़ लो. वो पढ़ लोगे तो ऑलरेडी आपको मालूम हो जाएंगे कि क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखना जब आप ऑडिट कर रहे हो, एंड फिर ऑडिट कर लो नॉर्मली. मेक सेंस? All the information you will get from partnership deed, plus you already understand the standards on auditing, you will be able to do the audit. Yes? No? Right? Okay. Now let me ask you some specific questions on the partnership deed, right? एंड मैं जिसका नाम बोलूंगी वही आंसर करेगा. यू एवरीबडी रीड फ्रॉम योर नोट्स, बट कंटेंट दिमाग में रखो, सिर्फ मुझे बताना. अच्छा, डू यू रियली थिंक कि पार्टनरशिप, ये चैप्टर 9 से आपको केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे? कैसे क्वेश्चंस आते हैं? एमसीक्यू भी आ सकता है. एमसीक्यू आ MCQ सकता है, या तो डायरेक्ट फिर आपको क्वेश्चन. डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा. एमसीक्यू भी आएगा, वो भी डायरेक्ट ही लगेगा. इसमें ये तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग नहीं है, सो दे आर नॉट गोइंग टू प्ले विद द केस सिनेरियो एंड ऑल. सो डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर लिखना है, ठीक है? सो लोड ही नहीं लेना है अपने को. नाउ प्रिया, माय क्वेश्चन टू यू इज, पार्टनरशिप फर्म का ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? पार्टनर्स, पार्टनर्स अपॉइंट करते हैं. उनका रेम्युनरेशन कौन फिक्स करता है? पार्टनर्स ही fix करते हैं. पार्टनर्स, राइट? उनका जब लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, एज एन ऑडिटर को जब लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट देंगे तो उसका स्कोप ऑफ ऑडिट, नेचर ऑफ ऑडिट वहां पर मेंशन करके देगा पार्टनर, राइट? एंड यू विल अग्री टू इट एज अ ऑडिटर, आप अग्री करोगे उसके साथ में? हम्म, हाँ हाँ. हाँ ना. नॉर्मल नॉर्मल ऐसे 210 में क्या बोला गया था? ऐसे 210 में भी यही होता था. एंगेजमेंट लेटर कैसा होता था? ऑडिटर में हाँ, मतलब somebody will mention and then both of you will agree, right? सेम यहां पर भी वैसा ही होने वाला है, राइट? नाउ मुझे एक बात बताना, ठीक है? नाउ आई वांट यू टू give me a very specific answer just in five points. Under the audit of partnership firms, there is a topic called as matters to be considered before starting the audit of partnership firm. Matters to be considered before starting the audit, right? ऐसा नहीं कि ऑडिट करने के टाइम पे आपको ये चीज देखनी है. ऑडिट शुरू करने के पहले देयर आर सर्टेन मैटर्स जो आपको उस पार्टनरशिप फर्म के ऑडिट के बारे में मालूम होना चाहिए. व्हाट आर दोस पॉइंट्स? name and style under which the business shall be conducted. Go ahead. Yes. The name and style under which the business shall be conducted. Right? So basically what kind of business style they want, the name of the business and the style of business. Like agar if I am getting into a partnership, मैंने बोला प्रिया, I have a good business idea, let's get into a partnership. मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी, I'll need your expertise. Partnership में आते हैं, we will share our profitability and everything and let's do this business. Simple, right? You can get you as an auditor, कोई auditor जाएगा तो उसको सबसे पहले वही समझना पड़ेगा, right? What is next? मैम स्टाइल मतलब वही क्या, मतलब वो रेशियो क्या कि प्रॉफिट का नहीं, रेशियो style वो of business, like how do they want to do the business, like what kind of business is this? ऐसा. अच्छा. Duration of partnership. Duration of partnership, so is it a fixed term partnership or is it a partnership where is no term is defined? मतलब वो लाइफ टाइम चलता रहेगा या फिर कुछ फिक्स टर्म है? ऐसा बहुत बार होता है. जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स वगैरह रहते हैं ना, जॉइंट वेंचर्स वगैरह आपने सुने होंगे, वो कैसे रहते हैं? वो फिक्स टर्म पे रहते हैं कि जब तक वो प्रोजेक्ट चलेगा तब तक वो पार्टनरशिप रहेगा, प्रोजेक्ट खत्म, पार्टनरशिप खत्म, राइट? The amount of capital that shall be contributed by each partner. Yes, the amount of capital that should be contributed, क्योंकि वही उनके बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटल कंट्रीब्यूशन में दिखेगा, राइट? Borrowing capacity of the partnership. Borrowing capacity of the partnership is this point there?
है। Yes. Yes, ma'am, there. और मैम ब्रैकेट में लिखा है दो पॉइंट छोड़ के when it is दो not पॉइंट I think implied this as is in the the case of capital a and loan related point now, that loan and capital provided by the partners and what is the interest rate to be payable to them, वो वाला मैम point है क्या ये? उसके बाद नो है। मैम, एक्चुअली ये पॉइंट है कि बोरोइंग कैपेसिटी ऑफ द पार्टनरशिप कितना होगा, कि पार्टनरशिप कितनी बोरोइंग ले सकती है बाहर से, ये वो वाला पॉइंट है। वो अलग अच्छा, होता है ओके कि वो दूसरा होता है जो आप कह रहे हैं ना। ओके ओके ओके, गॉट इट। ठीक है, व्हाट एल्स? What will be the profit sharing ratio of the partners? Right? How much salary can they draw from the partnership account, right? Proportions in which profit shall be divided and losses CSR shall ratio, be yes. contributed. करेक्ट। मैनेजमेंट से रिलेटेड ड्यूटीज क्या होंगे पार्टनर्स के, बेसिक डिटेल्स, मतलब ऑल दोज डिटेल्स विच यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम अ पार्टनरशिप डीड, ये सारे इंफॉर्मेशन आपके कहां पर दिए हैं? मैटर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर स्टार्टिंग द ऑडिट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि क्वेश्चन क्या पूछा है वही आंसर करोगे आप। जस्ट बिकॉज आपको पार्टनरशिप के बारे में कुछ भी याद आ रहा है आप नहीं लिखना है, तभी ये सारे पॉइंट तभी लिखेंगे जब मैटर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर स्टार्टिंग द ऑडिट है। राइट, प्लीज स्टार्ट हाईलाइट दिस एज अ क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन आ सकता है, सेफ्टेड क्वेश्चन आएगा। राइट, go ahead, Priya. No problem. त्रिशा, व्हाट आर द बेनिफिट्स? अगर पार्टनरशिप फर्म ऑडिट करवाती है तो उसको बेनिफिट क्या होता है? तो फर्स्ट गिव अस 5 कीवर्ड्स। 5 कीवर्ड्स हमको क्या याद रखने हैं एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप ऑडिट के बारे में? कौन से 5 कीवर्ड्स हैं? डिस्प्यूट्स, रेजोल्यूशन, फिर बाद में रिलायबल, एडमिशन और कंट्रोल। कंट्रोल, व्हाट डज इट मीन बाय कंट्रोल? कंट्रोल में कैसे बेनिफिट होता है अपने को पार्टनरशिप फर्म को ऑडिट किया तो? अनड्यू एडवांटेज अगर कोई ले रहा रहेगा वर्किंग वगैरह पार्टनर ले रहा होगा तो उसका पता चलेगा ऑडिट करके। वर्किंग पार्टनर किसके ऊपर अनड्यू एडवांटेज लेगा? वर्किंग पार्टनर नॉट एक्टिव पार्टनर के ऊपर अगर नॉट सो एक्टिव पार्टनर्स रहते हैं जो सिर्फ मेनली कैपिटल कंट्रीब्यूशन करके जाते हैं बट मैनेजमेंट का पार्ट नहीं रहते हैं। राइट, थोड़ा सा जो पैसिवली बिहेव करते हैं उनके ऊपर जो वर्किंग पार्टनर्स जो रहते हैं ना वो एडवांटेज ले सकते हैं उनका। राइट, सो वो अनड्यू एडवांटेज ना हो इसको सेफ गार्ड करने के लिए भी ऑडिट करवाना ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि जो स्लीपिंग पार्टनर है वो वैसे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहा वर्किंग पार्टनर को, क्योंकि उसको डर है कि वर्किंग पार्टनर जो है वो अनड्यू एडवांटेज ले सकता है, तो वो ऑडिट करवा देते हैं। तो ऑडिट करवाने से अगर कुछ अनड्यू एडवांटेज है तो उनको पता चल जाएगा। राइट, दैट्स हाउ कंट्रोल वाला पॉइंट आता है। देन एडमिशन में कैसे हेल्प होता है? एडमिशन नेगोशिएशंस में हेल्प होता है ड्यूरिंग एडमिशन, अमाउंट राइट, कैलकुलेशन। अगर सपोज पवन, त्रिशा एंड सुमित का पार्टनरशिप है और ये लोग आए मेरे पास कि मैम मैम आप 50 लाख रुपए लगाओ ना, हमारा बिजनेस आइडिया ये वो। अब मुझे क्या मालूम वो लोग स्कैम कर रहे हैं मुझे। सो व्हाट इफ आई टेल देम, भाई तुम लोग एक काम करो, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकर आओ मेरे पास में, मैं पहले देखूंगी कि इज इट अ फर्म वेयर आई शुड बी इन्वेस्टिंग 50 लाख रुपीज और नॉट। राइट, सो whenever there is a like somebody is entering, that person doesn't want to get scammed, right, by any of you. So partnership में बहुत easy होता है किसी को भी scam कर लेना। So that is why people have preferred कि भाई तुम अपने accounts को audit करवा करके रखो। right? Yes, no, everyone, are you understanding these points logically? यस। Good. What do you explain? How do you explain reliable? अकाउंट्स ऑडिटेड होता है ना तो इट हेल्प्स बैंक एग्जैक्टली, तो अगर बैंक रिलायबिलिटी को लोन देना है देखने तो बैंक कैसे लोन दे देगी? मैं कुछ भी अगर अकाउंट्स बना के लेके जाऊंगी तो बैंक बोलेगी भाई तू ऑडिट करा किया, देन आई डिसाइड कि मुझे कितना लोन देना है। राइट, का। कभी कभी ना क्रेडिटर, सो फॉर एग्जाम्पल पवन, त्रिशा एंड सुमित आर इनटू पार्टनरशिप, राइट, एंड दे वांट टू बाय गुड्स फ्रॉम लाइक फॉरेन पार्टी। ठीक है, अभी फॉरेन पार्टी क्या बोलती है, भाई तुम्हारा कंपनी नहीं है, कुछ नहीं है, तुम्हारा लीगल एस्टैब्लिशमेंट मुझे पता नहीं चल रहा है। पार्टनरशिप डीड का तो कैसा है, कुछ कंपल्सन नहीं रहता है, तुम बनाओ नहीं बनाओ, कल को तुम अपना ऑफिस बंद करके चले गए, हाउ डू आई नो? मैं गुड्स भेज दूं मेरा पैसा नहीं आया तो वहां पर, सो दे वांट टू सी वेदर योर बुक्स आर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ना, तो इट बिकम्स रिलायबल कि हाँ बॉस ये लेजिट एंटिटी है। राइट, ओके, देन हाउ डज इट हेल्प इन डिसोल्यूशन? Solution.
जब पार्टनर रिटायर होता है इट हेल्प्स इन कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट, मतलब हाँ एग्जैक्टली कितना हाउ जो है। मच हाउ मच इज दैट पार्टनर, वो पार्टनर कितना अमाउंट डिजर्व करता है वो कैलकुलेट करने के लिए हेल्प मिलता है अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट हो जाता है तो। एंड नॉट जस्ट दैट, डिसोल्यूशन के टाइम पे इवन लाइक सम पार्टनर डाइड, राइट? सो डिसीज पार्टनर का गुडविल कितना उसको कंट्रीब्यूशन पे करना है, द ओवरऑल रिम्बर्समेंट के लिए इट हेल्प्स इफ द अकाउंट्स आर ऑडिटेड, राइट? एंड व्हाट इज द लास्ट वन? इट हेल्प्स इन सेटलिंग डिस्प्यूट्स, अकाउंट्स ऑडिटेड होता है तो पार्टनर्स के बीच में झगड़ा नहीं होता है। एग्जैक्टली, सो पवन, त्रिशा, सुमित झगड़ गए आपस में, लेकिन नो कि मेरा इतना शेयर, मेरा उतना शेयर, व्हाटएवर ये करके, इट इज बेटर टू गेट योर अकाउंट्स ऑडिटेड, राइट? सो अकाउंट्स ऑडिटेड होते हैं तो आपको डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए इशू होता है, आपको डिसोल्यूशन, कोई पार्टनर डिसीज हो गया तो तब आपको हेल्प मिलता है। इट बिकम्स a reliable entity with, so that people can give you loan, people can do business with you. Then it helps for whenever somebody enters into your business, अगर उसको audited financial statement मिलता है तो they can place like so much of trust, and then they can bring the capital and work with you. And last it helps the persons who are not so active in the business, जो passive partners होते हैं, sleeping partners होते हैं, उनका कोई undue advantage ना ले, इसके लिए जरूरी होता है कि audited होना चाहिए, right? Yes, no? Sumit, dear Sumit, can you please revise what did we understood from the matters to be considered before the audit and all the keywords of this, advantages? मैम क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा फिर से। क्वेश्चन ये है कि इसके पहले वाला जो क्वेश्चन पढ़ा है और ये वाला क्वेश्चन पढ़ा है, कलेक्टिवली रिकॉल कर सकते हैं क्या? यस मैम। हाँ, बताओ। डोंट जस्ट लुक इनटू माय आईज, डोंट लुक इनटू द बुक्स। यस मैम। थिंग्स टू कंसीडर बिफोर स्टार्टिंग द ऑडिट। यस। नंबर 1, एग्जामिन द एग्रीमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। नंबर 2, प्रॉफिट शेयरिंग प्रोपोर्शन चेक करेंगे। नंबर 3, चेक करेंगे कि मतलब पार्टनरशिप किस चीज के लिए मतलब बनाया गया है। नेम एंड स्टाइल ऑफ द पार्टनरशिप, यस। यस मैम। उसके बाद और चेक करेंगे नेम एंड स्टाइल हो गया। उसके बाद उनका बता रहा मैम, जस्ट वेट अ मिनट। borrowing capacity of the partnership, and number 4 one is हम तीन ही रिकॉल हो रहा है अभी तो फिलहाल। अगर वो लाइक सी बेसिकली अगर पार्टनर्स कैपिटल लेकर के आते हैं, सपोज पार्टनर्स कुछ लोन वगैरह देते हैं तो उनको कैसे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में उनको इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा ऑन देयर कैपिटल एंड देयर लोन अमाउंट, वो भी आप यस डिसाइड यस कर सकते हो। देयर इज एन नंबर ऑफ थिंग्स ऑनेस्टली आप कर सकते हो, जो भी पार्टनरशिप में अपने अकाउंटिंग के टाइम पे सीखा है ना वो सब यहाँ पर चिपका देने का, ठीक है मैम। राइट? नाउ व्हाट आर द 5 keywords in terms of advantage of auditing, having a partnership firm audited? मैम, it mitigate the disputes between the partners, because audit provides the reliable and relevance। कुछ भी नहीं चिपका के आना अंदर का कंटेंट, इट प्रोवाइड द रिलायबल एंड रिलेवेंस, क्या? यू टेल मी 5 keywords ओनली, लाइक ओके डिस्प्यूट हो गया, देन मैम हाँ, अरे सोच ना भाई, पार्टनरशिप फर्म का क्या होता है, एक तो एडमिशन होता है, एक तो डिसोल्यूशन होता है, राइट? उससे रिलेटेड आपको हेल्प मिलता है, प्लस कोई डिस्प्यूट हो गया तो हेल्प मिलता है, कंट्रोल के लिए मिलता है, वो पैसिव वाला जो था, एक रिलायबल होता है, राइट? रिलायबल, एडमिशन, कंट्रोल, डिसोल्यूशन, डिस्प्यूट। यस, नो एवरीवन? यस मैम। Guys, please be very, very attentive. Now, Pawan, can you please explain specific points to be considered while doing the audit of a partnership firm? Everybody, please give a read. What are the specific points you will consider when you are doing the audit of a partnership firm? सबसे पहले तो ये है कि मैं कहीं से भी कर दूं ना पॉइंट बता दो। हाँ हाँ, हाँ, you choose the sequence, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम वेरीफाई कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कि वो मतलब वहाँ पे जो प्रॉफिट सेविंग रेशियो था हमारा उसी के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड हो रहा होना चाहिए। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। और कोई भी पार्टनर का जो इंटरेस्ट है वो सफर नहीं होना चाहिए। म्यूचुअल इंटरेस्ट, ओके, ठीक है। मतलब और पार्टनरशिप इस तरह से नहीं कंडक्टेड हो कि किसी भी पार्टनर्स का हाँ like no term should be the prejudicial to the like interest of any of the partner, okay? Yes,
और बिजनेस को वेरीफाई कर लेंगे कि वो ऑथराइज्ड बिजनेस होना चाहिए जो वो यस। पार्टनर्स कर रहे हैं। यस। और मिनट्स पढ़ लेंगे, उनकी स्टडी कर लेंगे मिनट्स कि हाँ, वहाँ पे जो पॉलिसी में जो डिसीजन लिए हैं पार्टनर्स ने वो क्या क्या है। और कंफर्म कर लेंगे लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट कि वो साइन किया हुआ है पार्टनर्स ने। बाय ऑल द पार्टनर्स। यस। और उसका नेचर क्या है आपको उसमें सब पता लग जाएगा। ऑडिट का नेचर एंड स्कोप पता चलता है कंटेम्पलेटेड बाय द पार्टनर्स। और एग्जामिन कर लेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट का कि वो रीजनेबल है उस बेसिस के हिसाब से। एग्जैक्टली। सो आपको ये भी चेक करना पड़ता है कि वेदर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय द एंटिटी आर एक्चुअली रेलिवेंट और नॉट, राइट। पार्टनरशिप डीड साइनिंग कहाँ पर चाहिए, ऑथराइजेशन कहाँ पर चाहिए, मिनट्स आपको देखना पड़ता है कि वॉट एवर द बिजनेस इज कंडक्टेड प्रॉपरली ऑथराइज्ड होना चाहिए। गाइज ये पूरे पॉइंट्स में आपने टैक्सेस वाला पॉइंट नहीं बोला हुआ है, हाँ हम एक बट प्रोविजन टैक्स। वो भी इजी है। मतलब ऐसा आप ऐसे पढ़ो कि आपको इनमें से कोई भी पॉइंट एग्जाम में याद आना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में स्पीड भी मायने रखती है, राइट। आपको मल्टीपल क्वेश्चंस हैंडल करने हैं वहां पर। तो एनी 4-5 पॉइंट्स दैट यू रिमेंबर इन द एग्जाम, आप उसको लिख करके आना अच्छे कीवर्ड्स के साथ में कि आपको क्या ध्यान रखना है, राइट। अथर्व, कैन यू रिवाइज अगेन क्या पढ़ा इसमें? स्पेसिफिक पॉइंट्स टू बी कवर्ड व्हाइल डूइंग द ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। स्पेसिफिक मैटर से सबसे पहले अपन चेक करेंगे, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट चेक करेंगे कि हम लोग को वो मतलब सारे पार्टनर ने साइन किया है कि नहीं किया, अपना यस। नेचर एंड एक्शन चेक करेंगे, कुछ लिमिटेशंस वो सब चेक करेंगे। यस। दूसरा फिर ये कि उन्होंने प्रॉफिट कैसे लेटर डिवाइड ऑफ करते हैं। अपॉइंटमेंट आप ऑडिट से रिलेटेड बोल रहे हो ना? हाँ हाँ, लेटर हाँ इसका ऑडिट का मतलब किसी और का नहीं ना, अपना जो अपना अपॉइंटमेंट को एज एन ऑडिटर, राइट। पार्टनरशिप फॉर्म में जो अपना डन फिर डन। वो चेक करें। फिर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट चेक करेंगे कि पार्टनर्स अपने प्रॉफिट्स कैसे डिवाइड कर रहे हैं आपस में। फिर यस। थर्ड हम चेक करेंगे पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स और जो बाकी सब डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। मिनट्स ऑफ मीटिंग क्यों चेक कर रहे हो आप? ताकि कोई भी अगर डिसीजन मेकिंग किया होगा तो वो वेल ऑथराइज्ड है या नहीं है, किसने क्या डिसीजन लिया है, वो आपको डिसीजन मेकिंग पॉलिसी पता चल जाती है उनको, उनकी। यस। फिर उसका हम उनके बुक्स ऑफ अकाउंट देखेंगे कि वो रिलायबल है कि नहीं है उनके यस। नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से। फिर देखेंगे उनका म्यूचुअल इंटरेस्ट कि सारे पार्टनर्स के इंटरेस्ट में चीजें हो रही है कि कोई भी एक स्पेसिफिक पार्टनर्स की इसमें नहीं हो रही है, हम लोग म्यूचुअल इंटरेस्ट चेक करेंगे। फिर प्रोविजन ऑफ टैक्सेस कि वो फर्म बराबर टैक्स की पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, जो प्रोविजन बना रही है कि नहीं। मतलब पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटने के पहले टैक्स का प्रोविजन कर लेना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट सब अपना ले लेके चले गए, अब टैक्स पे करने की बारी आ गई, पैसा ही नहीं है टैक्स पे करने के लिए, राइट। यस गाइस, यस। आर वी ऑल क्लियर ऑन दिस एंटायर टॉपिक? पार्टनरशिप फर्म में इतना ही है आपसे एक्सपेक्ट किया गया था। नाउ डज इट सीम इजी? प्लीज रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स, राइट। नाउ मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमने पार्टनरशिप फॉर्म किया है तो हम एलएलपी भी निपटा देते हैं उसके साथ में। और एलएलपी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में, रिसेंट नहीं पूछा गया है बट एलएलपी आता है। शैल वी? ठीक है। सो आई अलॉट कि कौन क्या एक्सप्लेन करेगा इसमें। हिमांशु, यू विल एक्सप्लेन ऑडिट ऑफ अकाउंट्स वाला टॉपिक ऑडिट ऑफ एलएलपी में, प्लस उसके साथ में आप ऑडिटर्स ड्यूटी रिगार्डिंग द ऑडिट ऑफ एलएलपी, ये दोनों एक्सप्लेन करोगे। ठीक है। ठीक है। देवांशु विल एक्सप्लेन एडवांटेजेस, बुक्स ऑफ अकाउंट एंड लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग द ऑडिट ऑफ एलएलपी। ठीक है। हिमांशु, अपने टॉपिक के अंदर ना आप ये भी ले लो, रिटर्न्स टू बी मेंटेन्ड एंड फाइल्ड बाय द एलएलपी। एंड एवरीबडी प्लीज रीड दिस टॉपिक। जस्ट इन केस आपको लगता है कि ये बढ़िया से नहीं कवर किया हुआ है तो यू विल हाईलाइट, लाइक अगर किसी ने गलत कुछ बोल दिया है तो आप हाईलाइट कर देना उसको जैसे ही वो बंदा टॉपिक खत्म करेगा उसके बाद। डन? मैम एलएलपी यस। एलएलपी स्टार्ट विद द ऑडिट में। लीगल प्रोविजन। एलएलपी कौन से यस मैम। एंटिटीज होते हैं? यस। मैम एलएलपी में दो पार्टनर्स होते हैं, दो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं। कौन से और एक्ट में गवर्न होती है एलएलपी? मैम एलएलपी एक्ट में, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप 2008, एक्ट। और राइट। मैम इसमें जो इनका कंट्रीब्यूशन रहता है वो मतलब या तो 25 लाख या 25 लाख से ऊपर हो सकता है, लेकिन नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़, 5 करोड़ से कम रहना चाहिए। कंट्रीब्यूशन और रुपीज इनका दस जो
नहीं, एक सेकंड, ये कौन सी एंटिटी की बात करो? दीज आर टॉकिंग अबाउट द स्मॉल एलएलपी के लिए। अगर यस छोटा मैम, एलएलपी है स्मॉल तो एलपी। उसके लिए उसमें अपने को देखना है कि एनी एलएलपी विच हैज अ कंट्रीब्यूशन जिस जो इट इज नॉट मोर देन 25 crores और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 crores एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, राइट? तो उसको एलएलपी, स्मॉल एलएलपी बोलेंगे। ओके, और मैम उसका मैम 25 टर्नओवर लाख। जो इमीडिएटली। सॉरी, 25 लाख एंड 5 crores ना? हाँ हाँ यस हाँ। मैम। ठीक है। एंड टर्नओवर और भी कुछ लिमिट है क्या स्मॉल एलएलपी के लिए? यस मैम, इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर में उसकी मोर देन 40 lakhs रुपीज होनी चाहिए। और मतलब उसके ऊपर नॉट एक्सीडिंग 50 करोड़। 50 crores, बेसिकली 40 लाख यस से मैम। ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और से अगर प्रेस्क्राइब किया है 50 crores तो इन दैट केस 50 crores। हम ये डिफाइन क्यों कर रहे हैं स्मॉल एलएलपी? क्या करेंगे स्मॉल एलएलपी का? मैम क्योंकि अगर इस लिमिट के ऊपर आ जाएगी तो वो एलएलपी बन जाएगी, मतलब स्मॉल एलएलपी के केस से बाहर आ जाएगी ना। हाँ, उसको लेकिन जरूरत बाहर नहीं आ है ऑडिट जाएगी तो कराने की। हाँ, अगर स्मॉल एग्जैक्टली। ऑर्डर रहेगी तो तो जरूरत नहीं एलएलपी में पड़ेगी ना उसमें सारे ऑडिट कराने एलएलपी को ऑडिट नहीं हो लगता है, ठीक है? सो इफ इट इज समवन हु इज लाइक नॉट क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, तो वहां पर ऑडिट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो इसके लिए डिफाइन करना पड़ता है कि किसको ऑडिट का रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब अगर वो थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ तो फिर ऑडिट करवाना कंपलसरी हो जाता है, राइट? यस यार मैम। डन। बट अगर आपका लिमिट क्रॉस नहीं हुआ है और फिर भी आपको ऑडिट करवाना, तो आप करवा सकते हो। यस हाँ जी मैम, करवा करवा सकते सकते हैं। यस, सो एलएलपी एक्ट के अंदर जो रूल्स प्रेस्क्राइब्ड होंगे उसी के अंडर ऑडिट होने वाला होगा। अगर हाँ आपका मैम। लिमिट है या नहीं है, बेसिकली आपको रूल्स प्रेस्क्राइब्ड है उसी के हिसाब से ऑडिट करना है, राइट? एज एन यस ऑडिटर। मैम। यस, एवरीबडी अग्रीज यस टू मैम। दिस कि वो लिमिट याद होना क्यों जरूरी है? बिकॉज वो ऑडिट से रिलेटेड रेलिवेंट है। करेक्ट। नाउ बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन करना है एलएलपी को? मैम पहले तो इसमें जितना भी आपको मनी रिसीव्ड हुआ है और एक्सपेंडिचर आपने जो किया है वो सारा रिकॉर्ड करेंगे। फिर करेक्ट। रिसीव और मैटर्स मतलब इन रिस्पेक्ट ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर टेक प्लेसेस वो भी बताना है। कौन सा और खर्चा किया है रिकॉर्ड उसकी मतलब उसके रिगार्डिंग जो भी कहाँ किया कंटेक्स्ट है। में वो मैटर्स है, हाँ, वो आपको सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लाइक यू विल हैव टू मेक अ बुक्स ऑफ अकाउंट जिससे ये पता चले कि रिसिट्स एंड एक्सपेंडिचर कहाँ पर हो रहे हैं। करेक्ट। देन एसेट लायबिलिटीज का रिकॉर्ड रखेंगे। करेक्ट। और मैम क्या परचेजेस की हैं, क्या इन्वेंट्रीज है, या फिर क्या वर्क इन प्रोग्रेस है, फिनिश्ड गुड्स है, उसका स्टेटमेंट बना के रखेंगे। करेक्ट। और अगर मतलब जो पार्टनर्स हैं वो और कोई स्टेटमेंट डिसाइड करते हैं तो वो एग्जैक्टली पर्टिकुलर exactly. क्योंकि पार्टनर देखो को भाई, बताएंगे। अल्टीमेटली तो ये बिजनेस यूनिट है ना। बिजनेस में बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट तो वैसे भी लगता है। देखो, कंपनीज एक्ट ने वो प्रेस्क्राइब किया शेड्यूल थी, तो अपने दिमाग में हमेशा वो होता है। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट के लिए अपने को मालूम, पार्टनरशिप एक्ट में उनके डिफाइंड जो एक्ट रहते, जो हमने क्लास 11 12 में, बेसिकली 12th की मैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग में पढ़ा था, राइट? मेनली यू हैव स्टडीड दैट इन टू योर 12th स्टैंडर्ड। तो वो फॉलो करना पड़ता है। एलएलपी ने क्लियरली बोला कि भाई तुम्हारा एलएलपी के केस में दिस एक्ट के अंदर प्रेस्क्राइब्ड है कि उनको ये बेयर मिनिमम इतने फाइनेंशियल्स लगेंगे। इससे ज्यादा अगर पार्टनर बोलेगा तो वो बनाएंगे। तो रिसिट एंड एक्सपेंडिचर हो गया, असेट्स एंड लायबिलिटी हो गया, और उसके बाद में कॉस्ट ऑफ गुड परचेज, बेसिकली परचेज कॉस्ट। उसके बाद में इन्वेंट्री के सारे एलिमेंट्स लाइक हो जाएंगे, और उसके बाद में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है? तो ये पीएनएल निकालना है तो अपने को लगेगा ही ना भाई, सेल्स क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, राइट? बेसिक है ये। करेक्ट। यस मैम। और मैम इसकी रिटर्न जाएगी फॉर्म 11 में, जो आरओसी को हमें विद इन 60 डेज मतलब क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर करनी पड़ती है। जैसे कंपनी के केसेस में 3CD 3CB 3CA जाते हैं, मतलब पार्टनरशिप वाले में 3CA 3CB जाता है, वैसे इसमें फॉर्म 11 जाता है। फॉर्म 11 इसमें जाता वो है नहीं विद इन जाता 60 days है। फ्रॉम द यस क्लोज मैम। ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एंड एनुअल रिटर्न विल बी अवेलेबल फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन ऑन पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब फी टू रजिस्ट्रार। सो अगर मुझे मुझे आप टॉपिक लोगों का सॉरी। पार्टनरशिप है, मुझे, हाँ, एक्चुअली हिमांशु का टॉपिक था ये। ठीक है। सो अगर सपोज सपोज आप लोगों का पार्टनरशिप है, मुझे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट रेफर करना है, तो मैं आरओसी, अगर आपने एलएलपी रजिस्टर की है तो आई कैन सी दैट। और पता लोग ऐसे करते हैं, पता मैंने ना एक बार सुना था, लोग ना प्रवीण शर्मा सर के ना बुक्स ऑफ अकाउंट निकाल के देखते थे और फिर आकर के उसके ऊपर यस। से वीडियो बनाते थे। ऐसा किसी ने किया था 3 4 साल पहले। तो पीपल कैन एक्चुअली पे टू आरओसी एंड गेट योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड, मतलब गेट योर बुक्स ऑफ अकाउंट आउट फ्रॉम देयर एंड एग्जामिन एंड ऑल। ठीक है? बट ओके, सो ये रिक्वायरमेंट कवर हो गया। एंड मैम नेट सॉल्वेंसी, एडवांटेज सॉल्वेंसी रिलेटेड भी एक उसमें पॉइंट है ना? फॉर्म 8। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इंसॉल्वेंसी इन फॉर्म 8। कब से कब तक देना पड़ता है? 30 विद इन 30 days आफ्टर फ्रॉम एंड द ऑफ 6 month। मंथ एक्स। फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम से? एंड ऑफ 6 month। 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर है, उससे 6 महीने पूरे हो गए, उसके 6 महीने के 30 बाद अक्टूबर तीन जैसे। तीन दिन के अंदर अंदर
6 महीने के बाद विद इन 30 डेज आपको 30 30 days। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी जमा करना पड़ता है, राइट? सो पहले आप एनुअल अकाउंट सबमिट कर दो और उसके बाद में आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, बेसिकली सॉल्वेंट एंटिटी है या नहीं है वो प्रूव करने के लिए आपको फॉर्म 8 जमा करना पड़ेगा, राइट? ठीक है। सो जस्ट इन केस आपको बाद में एलएलपी बनाने का मन होगा तो लीगल रिक्वायरमेंट तो आप यहां से ही पढ़ के जा सकते हो, ठीक है? कूल। नाउ एडवांटेजेस। हाँ, अभी देन अभी देखो देवांशु ने तुम्हारा ये टॉपिक खत्म कर दिया। अब एक काम करो, तुम एक सीरीज में चलेगा, ठीक है हिमांशु? यू स्टार्ट विद द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, देन यू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द एडवांटेजेस, एंड इन द एंड वी विल डू द ऑडिटर्स ड्यूटी रिगार्डिंग द ऑडिट ऑफ एलएलपी, ठीक है? ठीक है। सो जैसे कि मैंने बताया था, क्या कहते हैं, हमें एलएलपी के अंदर दो लिमिट देखनी पड़ती है गाइस, एक कंट्रीब्यूशन और एक टर्नओवर। कंट्रीब्यूशन में हमारी लिमिट है 25 लाख रुपए, और टर्नओवर हमारी लिमिट है, क्या कहते हैं, 40 लाख रुपीज, ठीक है? अगर इनसे कम हुआ तो हमें, क्या कहते हैं, एलएलपी, क्या कहते हैं, हमें जरूरत नहीं है, क्या कहते हैं, ऑडिट कराने की। करेक्ट। बट फिर भी हम चाहें तो हम करवा सकते हैं अपनी, क्या कहते हैं, एलएलपी को ऑडिट एज पर रूल्स, क्या कहते हैं, 28, जो रूल्स, क्या कहते हैं, 2008 है। हमेशा याद रखना गाइस, रूल्स हमेशा ना एक साल पहले होते हैं जो एक्ट के बाद होता है। 2008 हो गया, 2009 एक्ट हो गया, ठीक है? ये याद रखना हमेशा, ऐसे याद रहेगा। फिर ओके। बात आती है, क्या कहते हैं, एडवांटेज की। इसमें गाइस कुछ 5 एडवांटेज दे रखे हैं हमें। अरे तो एक सेकंड ना, नॉर्मली एक सेकंड, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का पॉइंट किधर है? ये नीचे है, ये मैंने नहीं पढ़ा। फिर भी अभी अभी बता देता हूँ। हाँ हाँ, ओके। हाँ। गुस्सा क्यों हो रहा है? अरे ऐसे ही बोलता हूँ मैं यार। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, क्या ऑडिट, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। सो नॉर्मली क्या है कि जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं ना गाइस, जैसे कि वो अपॉइंट करता है। डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है? जो काम में होता है, जिसको अथॉरिटी दी जाती है, करेक्ट। सी वो होता है। these are the people who will decide कि ऑडिट कौन करेगा, राइट? सो these are the designated partner, they will decide कि ऑडिटर कौन बन सकता है, ओके? ठीक है। तो वो फाइनेंशियल ईयर के, क्या कहते हैं, कि किसी भी दिन के अंदर, एनी टाइम इन द फाइनेंशियल, क्या कहते हैं, ईयर, वो कर सकते हैं बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब एक साल के अंदर कभी भी वो, क्या कहते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। ये है, ठीक है, करेक्ट। एटलीस्ट 30 days प्रायर टू द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, ठीक है? 30 दिन। अदर देन द फर्स्ट ईयर, अगर पहला साल हाँ, है एलएलपी का तो आपको पूरे साल में कभी भी टाइम में आप अपॉइंट कर लो ऑडिटर। कर सकते हो। सब्सिक्वेंट ईयर्स में सब्सिक्वेंट में 30 days के अंदर, आफ्टर द 31 मार्च। नहीं नहीं नहीं, 31 मार्च खत्म होने के 30 दिन के पहले ना, हाँ, प्रायर टू दैट। सो मतलब तो 30 दिन वही तो पहले कह रहा आप हूँ, कब 30 दिन तक के आप अंदर अंदर, आफ्टर द 31 मार्च ना। बिफोर, नॉट आप, यू कैन नॉट यूज द वर्ड आफ्टर, प्रायर, 30 दिन के प्रायर टू अंदर थर्टी अंदर, फर्स्ट मार्च हाँ, सब 30 मार्च के पहले। पहले। जैसे कि और थर्टी फर्स्ट पहले भी मार्च हो उसके गया। 30 दिन पहले, एटलीस्ट हाँ 30 डेज प्रायर टू द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। तो हाँ, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने फरवरी के या 30 दिन जनवरी। पहले के फाइनेंशियल अंदर ईयर के आपको खत्म होने ऑडिटर से 30 चाहिए। दिन हाँ पहले। वो समझ गया मैं। फाइनेंशियल ईयर, हाँ। हाँ। समझ गया, वो वहां सॉरी पे गाइस, उसने सॉरी। इंटरप्रेट थोड़ा अलग कर दिया, कोई नहीं, कोई आई एम नहीं। सॉरी। है ही ना? इज बीइंग नहीं नहीं, कोई बात ही नहीं। इज बीइंग वेरी अब फास्ट। अब बैठ जाएगा ना, माइंड में बैठ जाएगा। करेक्ट, एग्जैक्टली, गलती होना चाहिए। हम्म ठीक हम्म है। हम्म। उसके अलावा डेजिग्नेटेड पार्टनर और क्या अपॉइंटमेंट। क्या करेगा? हाँ, तो क्या कहते हैं, जो कैजुअल वैकेंसी, क्या कहते हैं, वो भर देगा, क्या कहते हैं, ऑडिटर को अपॉइंट करने बीच के में बाद। ऑडिटर चला गया, डेथ हो गई, कुछ हो गया, कैजुअल हाँ, वैकेंसी क्रिएट हो गया, ही विल और डेजिग्नेट कैन हायर। वही, जो क्या कहते हैं, वही जिसने अपॉइंट करा है वही रिमूव रिमूव करेगा। कैजुअल वैकेंसी हुई है नहीं टू फिल। कैजुअल एक सेकंड, वैकेंसी कैसी होगी ना, रिमूव, कैजुअल रिमूवल ऑफ वैकेंसी हो गई या रिमूवल ऑफ ऑडिटर की वजह से कैजुअल वैकेंसी होगी, दोनों ही केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर उसकी कैजुअल ऑडिटर। वैकेंसी फिल कर सकता है, बराबर? ठीक है। अब बात करते हैं रिटर्न्स की, या फिर एडवांटेज की बात करूं? नहीं, सुनो ना, एक काम करो, ड्यूटी। देवांशु, आर यू प्रिपेयर्ड विद द एडवांटेजेस? यस मैम। यस पहले मैम। एडवांटेजेस कर ले देवांशु का, फिर उसके बाद में आपको ऑडिटर्स ड्यूटी कर लेते हैं, चलेगा? ठीक है, चलेगा, दौड़ेगा। है ना? सीक्वेंस में टॉपिक खत्म हो जाएगा। गाइस, आर यू विद अस? स्पेशली पीपल हु आर डूइंग दिस ऑन द चैट। खुशी, हार्दिका, यस। मधुर, आर यू हियर? मधुर हैज अ गुड न्यूज टू शेयर, इसलिए आई डोंट, आई एम जस्ट कंट्रोलिंग माय फीलिंग्स, आई डोंट वांट टू शेयर दैट नाउ, बट आर यू हियर? मधुर की क्या क्या गुड न्यूज है? अरे यार, मैं क्वेश्चन बोलिए। तुम लोग अपने टेढ़े मेरी नहीं दिमाग है, मत। भाई की क्वेश्चन है। बोलिए, ऐसा कुछ है? राजी हो रही है भाई। हाँ, ये गुड न्यूज नहीं थी। इट्स नॉट ए गुड न्यूज।
अरे नहीं, गया। एक्चुअली मेरे भाई को बेटी हुई है, वो परसों ओह ही नाइस ब्रो, नाइस नाइस यार, नाइस। पार्टी बहुत इसलिए बढ़िया दूर यार। नहीं आया। आई वॉज इन हॉस्पिटल ओनली। बेटी हुई तो बहुत बढ़िया यार। एग्जैक्टली। हाँ। इसी खुशी बहुत पे अभी अच्छा है। हिमांशु गाना सुनाएगा, अरे वाह वाह वाह। मेरे घर आई हिमांशु। एक नन्ही परी। मैं उसको सुनाऊंगा सिर्फ, बेटी को ही। ओके ठीक है, चलो। Congratulations, Madhu. Are हाँ। you still in the hospital or you are back home? नो नो मैम, एट होम। Okay, okay, यस perfect. मैम। Cool, cool, cool. चलो, ओके। एडवांटेजेस एलएलपी, देखो एक सेकंड, पहली बात तो नेचर देखो, ये एलएलपी को एडवांटेज क्यों बोल रहे, एलएलपी के जो एडवांटेजेस आप ऑडिट के पढ़ रहे हो सेम अभी पार्टनरशिप के पढ़ के आए हो, राइट? वो भी पार्टनरशिप फॉर्म था, ये भी पार्टनरशिप फॉर्म है, सिर्फ यहाँ पर लाइबिलिटीज थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। पार्टनरशिप में कोई लाइबिलिटी होता ही नहीं है पार्टनर्स का, यहाँ पर लाइबिलिटी क्रिएट किया गया है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, सॉरी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता था वहां पर, यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी है, करने की वजह से एलएलपी क्रिएट हुआ है। तो बेसिकली नेचर थोड़ा थोड़ा वैसा ही है, राइट? सो एडवांटेजेस भी काफी हद तक मैच करेंगे, फिर भी हम स्पेसिफिक एडवांटेज देखते हैं क्या होता है इन टर्म्स ऑफ एलएलपी। यस गाइस, हार्दिका, खुशी, कूल, चलो लेट्स स्टार्ट। मैम फर्स्ट एडवांटेज है डिटेक्शन ऑफ एरर्स। तो ऑडिट करेंगे हम किसी भी एलएलपी का, तो जो भी फ्रॉड या वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां हैं तो वो पकड़ में आ जाएंगी। सेकंड है डिस्प्यूट्स। अगर किसी भी पार्टनर के बीच में अगर कुछ मैटर ऑफ अकाउंट्स मतलब कुछ हुआ है तो वो हम सेटल कर सकते हैं ऑडिट के वो देख करेक्ट। के। रिलायबिलिटी, अगर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास अगर एलपी वाले जाएंगे हमको लोन चाहिए तो वो अगर उनकी ऑडिटेड डॉक्यूमेंट्स देख के उनको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो लोन लेने लायक है या नहीं है। करेक्ट, सो उसके बाद में फोर्थ। रिलायबिलिटी एंड डिस्प्यूट तो सेम वहां से एज इट इज कॉपी करने का है आपको, यस राइट? मैम। हाँ, देन और फोर्थ है बेटर कंप्लायंस एंड मैनेजमेंट। तो इसमें ये होगा कि मैम पीरियडिकली हम मतलब ऑडिटेड करेंगे तो उससे हमें मैनेजमेंट की गलतियां और चीजें पकड़ में आएंगी कि उनको अकाउंट्स में क्या सुधार करना चाहिए और उनकी गलती कहाँ पर है। करेक्ट। और फोर्थ मतलब फिफ्थ वन है रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें जो भी अकाउंट्स जो पार्टनर्स के बीच में सेटल नहीं हो पाते अगर ऑडिट होगा तो सेटल हो जाएंगे। और उनके बीच में कुछ मतलब जैसे एडमिशन नहीं, हुआ है, बेसिकली डेथ हुई देख, है, ये वाला कौन सा है, जब पार्टनरशिप वहां पर पढ़ रहे थे तो आपने क्या बोला था कि एडमिशन डिसोल्यूशन सबके टाइम पे आपको बुक्स सेटल करने के लिए हेल्प मिलता है, पार्टनर इनकमिंग पार्टनर होगा तो कितना गुडविल लाएगा, डिसॉल्व हो रहा है तो पार्टनर्स को क्या मिलेगा, यहाँ पर रिकॉन्स्टिट्यूशन में ही सब डाल दिया है। ठीक है, एडमिशन हो, डेथ हो, रिटायरमेंट हो, इंसॉल्वेंसी हो, इंसैनिटी, कुछ भी हो जाएगा, ऑडिटेड अकाउंट्स कैन बी एक्सेप्टेड बाय दोज कंसर्न टू हैव डीलिंग विद द एलएलपी, तो वहां पर ऑडिटेड अकाउंट्स का हेल्प लेकर के वो अपना जो भी मुद्दा है वो सेटल कर सकते हैं, राइट? सो इजी है। नाउ विल यू बी एबल टू आंसर बोथ द पॉइंट्स, एलएलपी हो गया या फिर पार्टनरशिप हो गया, आप बेनिफिट्स क्या होंगे आपको याद हो गए, एवरीबॉडी? यस, मैम डिटेक्शन ऑफ एरर्स हम पार्टनरशिप में भी तो डाल सकते हैं। डाल सकते हैं, राइट? लेकिन उन्होंने वहां नहीं डाला है, तो हम अवॉइड करेंगे, हम अपने माइंड में भी बाइफिकेशन करेंगे नहीं कि कहां अगर पर लास्ट में अगर कुछ नहीं आया तो एग्जैक्टली, तो फिर एग्जैक्टली। चिपका ही हाँ, सकते लेकिन उसके पॉइंट्स इजी थे, याद आ जाएंगे, डोंट वरी। हैं। यस ये मैम। नहीं आएगा तो डाल सकते हो। देखो, सबसे बड़ी बात ना यही काम आता है कि ऑडिट जब आपने अच्छे से पढ़ा होता है, ठीक है, मैं सच बता रही हूँ, ये चीज में ना गांठ बांध के रखो, तुम्हारा ऑडिट का पेपर अच्छा कैसे जाता है मैं बताती हूँ। 70 मार्क्स का पूरा पेपर याद किसी को नहीं आएगा, ठीक है, बट क्वेश्चन पेपर हाथ में आया और 4 क्वेश्चन भी आपको एग्जैक्ट याद आएंगे, ठीक है, पूरे पेपर 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव में से अगर 4 क्वेश्चंस भी आपको याद आ गए तो आई टेल यू हाउ डज इट इफेक्ट योर इफेक्ट योर माइंड। अगर आपको लगता है यार मैं 4 क्वेश्चन एज इट इज लिख पा रहा हूं तो आप स्टार्ट उससे ही करोगे, और लिखते लिखते ना आपका माइंड स्टिमुलेट हो जाता है इन अ सच अ वे कि आपको लगता है कि आपको पूरा ही पेपर आ रहा है। ट्रस्ट मी, आप बाकी पेपर भी इतना इफेक्टिवली लिखोगे ना क्योंकि आपने स्टार्ट अच्छा किया है, तो नाउ यू डोंट वांट टू फक अप विथ योर रेस्ट ऑफ द पेपर, राइट? सो ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गुड आंसर। बट सपोज आपको स्टार्टिंग में एक भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो आप ऐसे धड़ धड़ कर कर लिखना चालू करोगे, फिर आप सोचोगे भाई कुछ भी कर दूं, मैं कुछ भी लिख करके पेपर खत्म कर दूं, वो आपका माइंडसेट हो जाता है, फिर आप कुछ भी लिखना चालू कर देते हो। सो प्लीज ये चीज याद रखना कि आपको एक्यूरेसी चाहिए, अगर 4 से 5 क्वेश्चन में भी एक्यूरेट आंसर आ गए तो 10 से 20 नंबर तो आपके वैसे ही फिक्स हो जाते हैं, 15 से 20 वो फिक्स हो गए, प्लस एमसीक्यू के मार्क्स लेकर आना, प्लस एक्स्ट्रा लिखना है, तो आप अच्छा ही करोगे। इसके लिए मैं बोलती हूँ कि एक्यूरेसी पे ध्यान दो थोड़ा सा भी, ठीक है? वर्क्स ना? चलो लेट्स डू दैट। व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? ऑडिटर्स ड्यूटी रिगार्डिंग द ऑडिट ऑफ एलएलपी, राइट? यही टॉपिक था अपने पास में। अकाउंट रिटर्न्स हाँ टू बी मेंटेन्ड में फॉर्म 11 फॉर्म 8 याद हो गया सबको?
कब फाइल करना है, ड्यू डेट, वो एमसीक्यू के लिए याद रखो। हाँ, वो डेट कब से चाहिए, वो 60 दिन कब से होने चाहिए, एंड उसके बाद में 30 डेज एंड क्लोजर ऑफ 6 मंथ्स वाला याद द रखो। फॉर्मेट के केस में फॉर्मेट 30 डेज 6 मंथ्स कब से, वो ध्यान रखना है आपको। ऑन द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फॉर्म 811 वाला करेक्ट। फाइल रिटर्न। मैम एक और याद रख सकते हैं उसको, कि जब सारी कंपनीज और पार्टनरशिप वगैरह की रिटर्न फाइलिंग होती है अक्टूबर में, तब इसकी रिटर्न जाती है, मतलब इसका ऑडिट फाइल होता है 30 अक्टूबर को करेक्ट, एलएलपी का। कर सकते, यस। देन एलएलपी का, चलो ऑडिटर्स ड्यूटी, हिमांशु। सो ऑडिटर ड्यूटी रिगार्डिंग द ऑडिट ऑफ एलएलपी, तो इसमें गाइस 4 चीजें हैं। पहली है एंगेजमेंट लेटर, हम्म। दूसरा क्या कहते हैं मिनट्स ऑफ द बुक्स, हम्म। तीसरा एलएलपी एग्रीमेंट, और चौथा हमारा रिपोर्टिंग। ठीक है, करेक्ट। तो हम पहले लिखेंगे क्या कहते हैं एंगेजमेंट लेटर में क्या आएगा। तो ऑडिटर क्या कहते हैं, the auditor should get definite instruction in writing as to work to be performed। तो ऑडिटर क्या करेगा, वो उसके अंदर क्या कहते हैं लिखा रहेगा कि उसको कौन सा काम क्या करना है। आप डेजिग्नेटेड पार्टनर से खुद बात करना कि बॉस व्हाट डू यू वांट मी टू इंक्लूड इन द स्कोप ऑफ ऑडिट। सी, मैं स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग पढ़ के आया, तो मुझे जो ऑडिट करना है वो मैं करूंगा, बट व्हाट एग्जैक्टली यू वांट फ्रॉम दिस, क्योंकि you इंस्ट्रक्शंस know मिलेंगे that उन्हें। this engagement, इसके पार्टनरशिप में भी यही था कि जो पार्टनर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं नेचर एंड स्कोप में क्या आएगा। अगर आपको एग्री होता तो आप साइन करके, होगा इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ही, लेकिन आप बेटर है कि उसके साथ अग्री कर लो। ठीक है, कंपनीज में ऑडिट में ना बहुत स्पेसिफिक होता है कि आपको क्या क्या चीजें ऑडिट करनी है, तो वहां पर इतना लफड़ा नहीं होता, बट यहाँ पर लफड़े ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो पार्टनर सबके हिसाब से चाहेंगे कि आप कितना ऑडिट करो कितना ऑडिट नहीं करो। तो बेटर है यू गेट इट अग्रीड बिफोर हैंड। ठीक है, यस, नो। यस यस यस। ठीक है, नेक्स्ट। मिनट्स बुक्स में क्या है कि अगर पार्टनर क्या कहते हैं मेंटेन कर रहा है कोई बुक, मिनट्स की बुक को, सो क्या कहते हैं वो रेफर करेगा उसको, क्या कहते हैं रेजोल्यूशन पास रिगार्डिंग द अकाउंट्स। ठीक है, सो आपको देखना है, देखो अभी वहां पर मिनट्स वाले पॉइंट में और यहाँ के मिनट्स वाले पॉइंट में क्या डिफरेंस है। अथर्व, वहां मिनट्स में आपने क्या देखा था कि कोई भी मैं डिसीजन पॉली मेकिंग होता है कोई भी डिसीजन की वैल्यू रिलेटेड, जो मिनट्स में आपको वो पढ़ने मिल जाएगा। यहाँ पर क्या बोला मिनट्स में, कि बुक्स रेजोल्यूशन ऑफ पास। अकाउंट से रिलेटेड जो भी रेजोल्यूशंस पास हुए होंगे, वो सब डिटेल्स आपको कहाँ पर मिल जाएगी, मिनट्स में मिल जाएगी। ठीक है, अंदर का कंटेंट याद रखना है, थोड़ा सा जितना कर सकते हैं उतना। ठीक है। और एलएलपी के एग्रीमेंट में क्या है, जैसे कि नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ एलएलपी आ जाएगा, अमाउंट ऑफ क्या कहते हैं कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय द ईच पार्टनर, इंटरेस्ट क्या कहते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ एडिशन कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, ड्यूरेशन क्या है पार्टनरशिप की, ड्राइंग अलाउड्स कितने हैं उनको, सैलरीज कमीशन क्या है उनका, बोरोइंग पावर्स क्या है, राइट्स ड्यूटीज क्या है उनके, लोन्स एडवांसेस कैसे हो सकते हैं उनकी, क्या कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज क्या है, ये सब चीजें आ सकती है गाइस। राइट, फिर लास्ट वेरी सिमिलर पॉइंट जो हमने वहां पर पढ़ा था, वैसे यहाँ पर, वहां पर हमने क्या पढ़ा था, पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर डूइंग द ऑडिट, उसके अंदर पढ़ा था। यहाँ पर ड्यूरिंग ऑडिट ये वाले पॉइंट्स की ऑडिटर्स ड्यूटी रिगार्डिंग द ऑडिटर्स एलएलपी, उसमें ये सारे पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, यस। देन रिपोर्टिंग से रिलेटेड, रिपोर्टिंग क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग में ऑडिटर कहता है मेंशन करेगा कि जो रिकॉर्ड्स हैं जो क्या कहते हैं जिसको मिले हैं जितने भी हैं वो करेक्ट और रिलायबल हैं। ट्रू एंड सेकंड क्या फेयर क्यों कहते दे हैं, रहे हैं, राइट। हाँ ठीक है, सेकंड क्या है कि जो ऑडिटर को जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है, ठीक है, जितनी मिली है और जितनी भी उसको एक्सप्रेशन चाहिए उसके काम के लिए वो मिल गई है कि नहीं मिली है, मतलब मिल एग्जैक्टली, गई है ही हैज ओब्टेन्ड ऑल द इन्फॉर्मेशन। जैसे अपन कंपनी, Yes. देखो कंपनी ऑडिट एलएलपी ऑडिट में ना बहुत सिमिलरिटी दिख रही होगी, वहां पर भी अपने पास ये पॉइंट था, आपको बताना पड़ता था कि वेदर यू हैव ओब्टेन्ड ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट वाज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, वेदर यू हैव गॉट एक्सेस टू द पीपल जो आपको चाहिए था या नहीं चाहिए, लाइक फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, राइट। सो सिमिलरली यहाँ पर भी आप वैसे ही अग्री कर रहे हो, राइट। और रिपोर्टिंग में लास्ट में ये कहेंगे कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन तो नहीं हुई है इसको क्या कहते हैं बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर, आपके लिमिट मतलब आपके स्कोप में कोई रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशन तो नहीं लगाया है वहां पर, राइट। वहां पर इनफैक्ट अपन कंपनीज ऑडिट में भी वैसे ही चिंतित रहते थे, क्योंकि कंपनीज ऑडिट या किसी भी ऑडिट में हम वैसे ही रिस्ट्रिक्शन, हमको यही चिंता रहता है कि बाद में उसने लिमिटेशन लगाया, तो फिर बॉस होता था कि अगर इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन नहीं लग रहा है ना, तो फिर वो विड्रॉल वाला सिचुएशन आ जाता था वहां पर, राइट। नाउ इज इट ओके, पार्टनरशिप एलएलपी, everyone please confirm to me, is it working for you? Yes, no, Yes, ma'am. right, Yes, much better, yes effective ma'am। revision for everyone. यस मैम। I wish people who are just silent they could speak, but ठीक है, अगर आप लाइब्रेरी में हो तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। now थोड़ा इजी वाला हो गया है, मतलब कंपैरेटिवली ये इजी वाला हो गया है। टफ टॉपिक लास्ट के लिए नहीं रखते हैं, टफ टॉपिक अभी कर लेते हैं, गवर्नमेंट ऑडिट अभी निपटा देते हैं, चलेगा। वो टफ है मतलब उसके अंदर कुछ बहुत स्पेसिफिक चीजें याद रखनी पड़ती है, तो आई विल डिवाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग ऑल ऑफ यू, देन यू ऑल एक्सप्लेन अपने अपने हिस्से का। ठीक है,
गुड। चलेगा मैम, अभी चाय पी चुके हैं। बोलती हूँ मैं गवर्नमेंट ओके, स्टार्ट विद द मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्टिव। गवर्नमेंट ऑडिट। यस, ओके, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग पहले ऑफ हमको कीवर्ड दे देना, हम कैसे याद रखें? कुछ कीवर्ड्स होंगे इसके। पब्लिक फंड्स, पहले अकाउंटिंग फॉर पब्लिक पब्लिक फंड्स, फंड। दूसरा हाँ, उसके बाद अप्रेजल ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज पॉलिसीज याद रखेंगे। यस, देन और करेक्टिव एक्शंस लेने में हेल्प करें। करेक्ट, लास्ट। तीन ही है ना? चार है ना? एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी भी होगा ऑब्जेक्टिव के अंदर। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी। करेक्ट, तो पहला पब्लिक फंड, दूसरा गवर्नमेंट पॉलिसी याद रखना है, करेक्टिव एक्शन याद रखना है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी याद रखना है। अब त्रिशा विल एक्सप्लेन कि इसके अंदर का कंटेंट क्या याद रखना है, ठीक है? हाँ, और पब्लिक फंड्स बराबर यूज किए हैं कि नहीं वो पता चलेगा। अप्रेजल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज में पॉलिसीज के ऑपरेशंस, मैनेजमेंट, प्रोग्राम्स, वो सब कुछ बराबर है कि वो पता कर सकते हैं। और करेक्टिव एक्शंस में ऑडिट ऑब्जर्व करता है हाइलाइट्स लैप्सेस ऑफ लोअर हायरार्की, फिर उससे जो सुपीरियर लेवल वाले हैं ना ऑफिसर्स, उनको करेक्टिव एक्शंस लेने में हेल्प होती है। यस। और एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी वो मैंने नहीं पढ़ा था, मेरे को लगा तीन ही है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्या होगा कि लाइक फॉर एग्जांपल अभी इट इज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव काम ही होता है, तो वो कोई भी असेंबली होने दो, वो लेजिस्लेचर कहीं का भी होने दो, सेंटर का होने दो, स्टेट का होने दो, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में काम करते हैं, बिकॉज अभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ऑडिट हो जाएगा, दे विल बिकम अकाउंटेबल टूवर्ड्स द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि पूरा गवर्नमेंट में काम एडमिनिस्ट्रेशन का ही चल रहा है, वो लोग थोड़ी, except for some department which are involved in the service, providing service, some department are involved in providing goods. For example, government companies क्या goods manufacture करती है, ONGC and all, right? They are providing some of the goods. They are railway service provide करती है, right? So these are the department जो goods and service में involve है। बाकी सारे डिपार्टमेंट तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे हैं, राइट? द टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, जीएसटी डिपार्टमेंट क्या करता है? सो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, कोई भी ले लो, दे बिकम मोर अकाउंटेबल टुवर्ड्स द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी, क्योंकि अब कोई पूछने आएगा ना अगर उनकी गलतियां कोई हाईलाइट करेगा, राइट? सो व्हाट वाज द एक्सप्लेनेशन दैट यू हैव गिवन फॉर अकाउंटिंग फॉर पब्लिक फंड? और पब्लिक फंड बराबर इसका यूज किया है कि नहीं वो Exactly. So पता। all that money that you are paying as a tax GST, I am paying as a income tax or GST or in any other mode, अगर कोई भी गवर्नमेंट के फंड में पैसा जा रहा है तो वो गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। अब वो पब्लिक का पैसा बन गया है, अभी पब्लिक के पैसे को कैसे यूटिलाइज करना है उसके टूवर्ड्स वो पब्लिक फंड का जो अकाउंटिंग है उसका यूटिलाइजेशन है, दैट यू हैव टू ट्रैक। सो अगर आप गवर्नमेंट ऑडिटर बनते हो तो आपको याद रखना है कि यू हैव टू फर्स्ट डू द अकाउंट, यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर चेकिंग द अकाउंटिंग ऑफ द पब्लिक फंड्स। पब्लिक फंड का अकाउंटिंग चेक करते हो, राइट? यू हैव टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ इट, कैसा प्रोसेस है, कैसा यूटिलाइजेशन हो रहा है पब्लिक फंड का, हाँ, राइट? नाउ व्हाट इज द गवर्नमेंट पॉलिसीज में आपने क्या बोला था मुझे? गवर्नमेंट पॉलिसीज में पॉलिसीज के ऑपरेशंस, मैनेजमेंट और प्रोग्राम्स का रिव्यू वो सब बराबर है कि सो नहीं पता है। बेसिकली गवर्नमेंट कोई भी ऑपरेशन करे, कैसे भी मैनेज करे, कोई भी पॉलिसी, कोई भी स्कीम लगाए, कोई भी प्रोजेक्ट करे, राइट? गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट स्कीम्स होते हैं, राइट? एनी स्कीम दैट यू टेक, उसके टूवर्ड्स अकाउंटेबिलिटी, उसके टूवर्ड्स अकाउंटिंग, वो बराबर से हो रहा है नहीं हो रहा है, दैट इज मेजर अंडर अप्रेजल। का मतलब क्या होता है गाइस? इवैल्यूएशन। सो इवैल्यूएशन का दूसरा नाम होता है अप्रेजल। सो अप्रेजल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज मतलब इवैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। आप अगर गवर्नमेंट ऑडिट करोगे तो आप इवैल्यूएट कर पाओगे गवर्नमेंट के पॉलिसीज को अच्छे से, लाइक अकॉर्डिंगली काम हो रहा है या नहीं हो रहा है उसका, राइट? हम्म। देन बेस फॉर करेक्टिव एक्शन। अगर गवर्नमेंट ऑडिट हुआ तो नीचे के तबके में काम करने वाले लोग जो भी रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में लोअर हायरार्की में जो लोग काम करते हैं, नीचे वाले लोग, उनके काम को देख करके आप उसकी गलतियां निकालोगे, फिर आप सीनियर्स को जाके कंप्लेन करोगे। जो सीनियर्स रहेंगे अब वो करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं ताकि नीचे के डिपार्टमेंट के लोग सही काम करें। बेस फॉर करेक्टिव एक्शन का वो मीनिंग है। एवरीबडी रीड बेस फॉर करेक्टिव एक्शन के अंदर क्या लिख के आओगे आप?
ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट वाज एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, उसमें दोनों चीज आती है। एक तो एडमिन वाले लोग अपना काम अच्छा कर रहे हैं, दूसरा हम एडमिन वालों को सपोर्ट कर पाए, इसके लिए भी जरूरी होता है गवर्नमेंट ऑडिट होना। विल यू रिमेंबर ऑल दीज 4 पॉइंट्स अंडर दिस गाइड्स? पब्लिक फंड याद रहेगा आपको, गवर्नमेंट पॉलिसीज याद रखना रहेगा, करेक्टिव एक्शन याद रहेगा, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी याद रहेगा। यस नो? प्रिया, टेक योर टाइम टू एब्जॉर्ब द कंटेंट। हाँ, बार बार नहीं करने वाले अपन इसके ऊपर, आज अच्छे से एक बार फाइनल डन टिल योर एग्जाम्स। त्रिशा, हाँ, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया। हाँ। राइट? टर्म क्या हम्म। होता है सीएनडीजी के अपॉइंटमेंट का? कितने टाइम के लिए अपॉइंट हो सकते हैं? और 6 years, 5 years, 6 years और 6 years और अप टू द एज ऑफ 65, विच एवर इज अर्लियर। ओके। ठीक है। सो अगर उनका सपोज वो 6 years के लिए अपॉइंट हुए, लेकिन उनका एज 3 साल ही खत्म हुआ और वो 65 साल के हो गए, तो उनका ही हैज टू, लाइक यू नो, कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, ही हैज टू गेट आउट ऑफ दैट ऑफिस, somebody else will get appointed, right? So 6 years और up to the age of 65, whichever is earlier. Make sense? रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा सीएनडीजी का, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया का? गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ही करेंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगी? एक्चुअली हमको दिया नहीं है ना, हु कैन डिसाइड द हमें रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ प्रोविजन होगा कैग का मैम एक्चुअली। इसमें दिया है मैम, पार्लियामेंट मतलब कॉम्पिटेंट टू मेक लॉज टू डिटरमाइन सैलरी एंड अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस। और इक्विवेलेंट रहेगा मैम, जो सुप्रीम कोर्ट के हाँ, मतलब सुप्रीम जज है कोर्ट के जज के जितना रेम्यूनरेशन रहता है उतना कैग का रेम्यूनरेशन होगा, यस। बट वेयर कैन इट बी डिसाइडेड कि कितना रेम्यूनरेशन होगा? मैम इट कैन मतलब इन पार्लियामेंट, ये दिया अच्छा, हुआ है। ओके, इज इट रिटर्न? यस मैम। राहुल, कैन यू कंफर्म? सुप्रीम कोर्ट कुछ तो लिखा है ना? नहीं, देख सुप्रीम देख रहा कोर्ट हूँ। की उसके सैलरी, बाद सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा उसके सैलरी के इक्विवेलेंट होगा, ओके। दैट पॉइंट इज। पार्लियामेंट मॉड्यूल में इसमें द नहीं लिख रहा, पार्लियामेंट इज मैं कॉम्पिटेंट टू पढ़ मेक रहा हूँ। लॉज टू एक डिटरमाइन लॉज। सैलरी। यस मैम। अच्छा, ओके। हाँ राहुल, यही बोल रहे थे? इसमें नहीं है, क्या कहते हैं, मेरे कॉम्पैक्ट में नहीं है, बट मैं पढ़ रहा हूँ गूगल पे कि नहीं नहीं, क्या है। ज्यादा लोड नहीं, ज्यादा लोड नहीं, बाद में एक्सप्लेन कर देना, कोई बात नहीं। ठीक है, वही पार्लियामेंट ही लिखा हुआ है, एंड वैसे ही बाकी लिखा हुआ है ना, ठीक बाकी है। प्रोविजन है। ओके त्रिशा, इररिलेवेंट है, हमारे लिए नहीं है वो। ओके, कैग का रिमूवल कैसे होगा? कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल को रिमूव कर सकते हैं? 2/3 रहेगा तो। किसका 2/3 मेंबर मेजोरिटी चाहिए? मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेसिडेंट एंड वोटिंग, हाउस ऑफ हाउस पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट एंड तो वोटिंग। पार्लियामेंट के जो मेंबर्स रहेंगे, मतलब ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट डिसाइड करेगा बाय मेजोरिटी ऑफ द वोट्स एंड द पीपल हु आर प्रेजेंट ओवर देयर, क्या नॉन्स, पीपल हु आर प्रेजेंट एंड वोटेड। अगर 2/3 मेजोरिटी आ गया तो रिमूवल ऑफ कैग कैन हैपन, राइट? यस मैम, ये होता बहुत अच्छे तरीके कैग से है। का कैग का रिमूवल किस रीजन की वजह से हो सकता है? उसकी हरकतों की वजह से। मिसबिहेवियर। Misbehavior की वजह से। So unless and until CAG is misbehaving, he cannot be removed from the office just because parliament people wants, right? Yes, no? So अच्छा पोजीशन है, CAG करना चाहिए, जाए वहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज जितनी सैलरी। सुप्रीम कोर्ट की जज यार। What are the power and duties of, like you know, power and duties से related आर्टिकल 149 क्या बोलता है त्रिशा? 149 बोलता है कि कैग परफॉर्म कर सकता है ड्यूटीज एंड एक्सरसाइज पावर्स इन रिलेशन टू अकाउंट्स ऑफ यूनियन, स्टेट्स एंड अदर अथॉरिटीज एज लॉ में बताया रहेगा वैसा। So CAG shall perform the duties and exercise such powers in relation to the accounts of union, मतलब सेंटर के अकाउंट्स या फिर स्टेट गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स है उनके रिलेटेड पावर्स एंड ड्यूटीज एक्सरसाइज करेगा, एंड किसी अदर अथॉरिटी, अदर बॉडी के, बेसिकली गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट बॉडी होना चाहिए। सो गवर्नमेंट का कर सकता है, और गवर्नमेंट की खुद के जो डिपार्टमेंट बॉडी, रेलवे वगैरह जो रहते हैं, ओएनजीसी, ये सब का, ये सब कैग के अंडर आ जाता है फिर। सो गवर्नमेंट का भी आप ऑडिट करोगे, गवर्नमेंट के साथ में गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स का भी आप ऑडिट कर सकते हो, वो ऑडिट करने के लिए या फिर एक्सरसाइज पावर, सॉरी,
व्हाट डेट इज इट? 9th। आज 9। नहीं। ईएफए का रिजल्ट आने वाला था क्या आज? यस। सो 149 क्लियर टू एवरीवन? यस। आर्टिकल याद रखना, क्योंकि एमसीक्यू में ना आर्टिकल्स को लेकर करके ना एमसीक्यू पूछ लेते हैं वो लोग, ठीक है? सिर्फ आर्टिकल नंबर के साथ याद रखना वो क्या था। आर्टिकल 150 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है त्रिशा? आर्टिकल 150 बोलता है कि अकाउंट शैल बी केप्ट इन द फॉर्म एज प्रिस्क्राइब्ड बाय कैग एडवाइस, जैसा उन्होंने किया वैसा ही रखना है। ऑन द, नहीं, kept as the president may on the advice of CAG prescribe। so मतलब प्रेसिडेंट बताएंगे on the advice of CAG कि यूनियन स्टेट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करना है, राइट? सो CAG इज गोइंग टू बी एन एडवाइजर फॉर द गवर्नमेंट एज वेल, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि कैग का काम सिर्फ ऑडिट करने का होता है, वो एज अ एडवाइजर भी काम करते हैं उनको, राइट? बेसिकली उनको एडमिनिस्ट्रेटिव में हेल्प करने के लिए ये डिपार्टमेंट बना के रखा हुआ है। कैग कैन हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल, राइट? व्हाट डज आर्टिकल 151 टेल्स यू? 151 बोलता है कि रिपोर्ट्स ऑफ द कैग रिलेटिंग टू अकाउंट्स ऑफ यूनियन है ना विल बी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट और यूनियन गवर्नर, का होगा एंड तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, स्टेट का होगा तो गवर्नर को जाएगा। गवर्नर के पास में जाएगा। हु शेल कॉज देम टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, राइट? सो जो ऑडिट होगा, ऑडिट के बाद में रिपोर्ट बनेगा। अभी वो रिपोर्ट तो सबमिट करना पड़ेगा ना, तो यूनियन का रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास में, स्टेट का स्टेट गवर्नर के पास में, राइट? एंड जो बाद में जाकर के पार्लियामेंट में रखा जाएगा, ये स्टेट लेजिस्लेचर में रखा जाएगा, राइट? देवांशु, कैन यू प्लीज क्विकली रिवाइज आर्टिकल 149, 150 एंड 151? बुक्स में, बाय आर यू लुकिंग एट बुक्स? मैम मेरे नोट्स में वो टॉपिक नहीं था, इसलिए मैंने अभी मॉड्यूल खोला। ठीक है, 149 किसके बारे में है? ड्यूटीज एंड एक्सरसाइज सच पावर रिलेशन इन अकाउंट्स विद यूनियन। मतलब CAG shall perform certain duties and he will exercise his power and he will perform its duty just जो यूनियन और स्टेट उसको देने वाला है, राइट? as may be prescribed by the law, right? whatever is defined the duties and वो वहां पर 149 से फॉलो करेगा। सो अगर अपने ड्यूटीज जानना है, उसको पावर जानना है, तो वो 149 में पढ़ने के लिए जाएगा। अगर उसको आर्टिकल 150 पढ़ रहा है, मतलब वो क्या पढ़ने की कोशिश कर रहा है? अकाउंट्स ऑफ द यूनियन। राइट? सो क्या, ये नहीं बोला क्या जा रहा है, अगर यूनियन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा या स्टेट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगा, तो प्रेसिडेंट जैसा बोलेगा वैसे करेगा, बट प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन करेगा? कैग, ये थी प्रेसिडेंट। राइट? 151 क्या बोलता है आपको? ये कितना उल्टा है ना। तो कैग ही उससे बताएगा और मतलब उसी ऐसे को नहीं फॉलो है, करना है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। मैम रिपोर्ट्स है जो यूनियन की हैं, वो हम मतलब प्रेसिडेंट को देंगे, और जो स्टेट की है वो गवर्नर को प्रोवाइड करेंगे। एड सबमिट करेंगे एंड फाइनली वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के सामने वो अकाउंट्स, ऑडिटेड अकाउंट्स, रिपोर्ट्स वगैरह रखे जाएंगे, राइट? गाइस, नाउ दिस इज द लीगल फ्रेमवर्क वाला पार्ट खत्म हो गया। ये प्लीज याद रखना, इसको बार बार बैठना मत रिवाइज करने के लिए। एक बार याद कर लो सारे आर्टिकल जितने भी अभी तक आए हैं, और याद करके खत्म कर दो। एज वेज जो भी था वो एक बार का टॉपिक है, उसको नहीं लेकर के बैठे रहना टाइम पास करते हुए। चलो, नाउ राहुल, नाउ एवरीबडी, राहुल इज एक्चुअली गुड एट ऑडिट, राइट? ठीक है, ये मेरा भी अभी तक का एक्सपीरियंस है, आप सबका इक्वली, बट वो इतना ही अच्छे से एक्सप्लेन कर मैम देता है। ये जो नहीं है मैम। अरे बहुत बेकार है। ड्यूटीज ऑफ कैग वाला जो टॉपिक है ना, व्हेन ही इज एक्सप्लेनिंग, प्लीज पे अटेंशन वो क्या बोल रहा है, एंड जो कीवर्ड्स आपको हाईलाइट करने के लिए बोलेगा वो हाईलाइट करके रखो, ठीक है? क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है ड्यूटीज ऑफ कैग वाला। 4 नंबर का आएगा, लेकिन कंटेंट इसके अंदर बहुत ज्यादा है, ठीक है? यस, नो? ओके, गो हेड। फ्रेंड्स एक काम करो, इसमें मैंने खुद भी अपने नोट्स निकाले हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो इसमें मैं भी पॉइंट लिखते चलूंगा, तुम लोग भी लिखते चलना, नहीं तो काफ़ी मैसअप हो जाएगा। लिखते चलना मतलब क्या? हम सबके पास नोट है, मतलब तो अपने में हाईलाइट कर लेंगे अरे ना। नोट तो है ही, अब मेरी आदत ये है कि मैं एक, हाँ मैंने ब्लैंक पेज रखा है, मैं इस पे लिख के चलूंगा कि क्या चीज़ है। ठीक है, हम भी अपने पास लिख लेंगे। ओके, चलो। हाँ मतलब जैसे आपको ठीक लगता है। यस यस, ओके, डन डन सर, जैसा आप बोले, कम हाँ ऑन। जी। तो ये कैग के ड्यूटीज एंड पावर्स हैं। C&AG ड्यूटीज एंड पावर्स ये गवर्न करता है C&AG एक्ट 1971। ठीक है। एंड इसके अंदर फिर इसके पावर्स आते हैं। सबसे पहला है फर्स्ट, कंपाइल कंपाइल एंड सबमिट अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स।
के अंदर क्या होता है, CNDG रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंपाइलिंग अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट, जो वो कोलेक्ट करेगा कहाँ पे, इनिशियल एंड सब्सिडरी अकाउंट्स रेंडर्ड बाय द ऑडिट एंड अकाउंट ऑफिसर्स। मतलब जो भी जैसे कि जितने भी अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, जिसका सबसे पहले ऑडिट से पहले अपन कंपाइलेशन करते हैं, तो वो कंपाइलेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैग की है, कि कैग सबसे सभी से मंगाएगा कि हाँ क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं, वो सब कुछ उन्हें भेजो। जैसे अपन जो एक नॉर्मल ऑडिट होता है उसके अंदर क्या करते हैं, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, वाउचर्स होते हैं, रिसीट वाउचर होते हैं, पेमेंट वाउचर होते हैं, सब बैंक स्टेटमेंट होता है, सब कंपाइल करते हैं, फिर फर्दर स्टार्ट करते हैं। तो ये वो वाला पॉइंट है। तो ओके। जेनरिक लाइन लाइन तो याद नहीं होगी, बट समझ के चलेंगे तो हो जाएगा। यस, ओके। अगला नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट। इसके अंदर जनरल प्रोविजन लिखा हुआ है कि इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द CNDG टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर, टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल ट्रांजेक्शन्स, एंड टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड P&L। अब इस तीनों के अंदर भी सब पॉइंट है, तो ये ऐसे करके याद रखेंगे कि ऑडिट एंड रिपोर्ट तीन चीज की, एक्सपेंडिचर की, ट्रांजेक्शन की, एंड ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड P&L अकाउंट्स। सो बेसिकली कैग के ऑडिट से रिलेटेड तीन चीज ऑडिट करता है मेनली। कैग तीन चीजों का ऑडिट करता है, ये ड्यूटी है कैग की। पहला, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स की। सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ से करता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, या तो फिर स्टेट और यूनियन टेरिटरी का जो फंड होता है उसमें से खर्चा करता है पब्लिक के लिए। सो वो खर्चे का ऑडिट करना कैग का ड्यूटी है। करेक्ट? यस, नो गाइज, अंडरस्टैंडिंग? दूसरा उन्होंने बोला जो भी जी। ट्रांजैक्शंस होते हैं यूनियन और स्टेट के फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड और पब्लिक फंड, गवर्नमेंट कुछ पैसा कंटिजेंसी फंड जैसे मेन बना के रखता है। कंटिजेंसी फंड क्या होते हैं? जो कभी रिलीफ रिलीफ नेचुरल डिजास्टर ये सब चीजों में काम आते हैं। सो वो सारे फंड्स को यूटिलाइजेशन है उसका भी ऑडिट करने का काम ड्यूटी किसका होता है? कैग का होता है। ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट ही एक्सप्लेन्ड इज कि जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, देखो ट्रेडिंग अकाउंट गवर्नमेंट का नहीं होता। यू अपने क्या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बिजनेस कर रही है क्या जो ट्रेडिंग अकाउंट होगा? नहीं। लेकिन रेलवे तो कर रहा है ना, तो रेलवे डिपार्टमेंट तो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है ना, या फिर कोई और गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो रेवेन्यू अर्न कर रही है, उसका ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट अगर उसके ऊपर एप्लीकेबल है तो उसको भी चेक करने का काम, ऑडिट करके रिपोर्ट करने का काम किसका होता है? कैग का होता है। यस। हिमांशु, मैं पूछूंगी बाद में। वो मेरा भांजा है वादी। ठीक है, नहीं मैं कुछ नहीं बोल रही, मैं बाद में पूछूंगी, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट। दी मेरे को भी 2 मिनट चाहिए, क्योंकि ये दिमाग में गया नहीं अभी तक, क्योंकि मैंने खुद ही पढ़ा है, तो इनके भी नहीं गया होगा, तो 2 मिनट इस पर लगेंगे अभी। ओके, तो I'll just pause. हाँ, इसके So can you explain audit of receipts and expenditure of substantially financed entity क्या हो गया? इसके अंदर बताना होता है एनी बॉडी अथॉरिटी सब्सटेंशियली फाइनेंस फ्रॉम द CFI एनी स्टेट और UTLA, देन CNDG सेल ऑडिट ऑल रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। बट इसके अंदर अपन को देखना पड़ेगा कि सब्सटेंशियली फाइनेंस होता क्या है। करेक्ट। सब्सटेंशियली फाइनेंस होता है कि ग्रांट और लोन फ्रॉम CFI स्टेट और UTLA इन फाइनेंशियल ईयर दैट इज मोर देन इक्वल टू 25 लाख। राइट, तो 25 लाख या उससे ज्यादा का किसी भी एंटिटी को, गवर्नमेंट के फंड से किसी भी एंटिटी को ग्रांट मिला है 25 लाख या उससे ज्यादा का, सो दैट पर्टिकुलर एंटिटी विल बिकम द सब्सटेंशियली फिनेंस एंटिटी। राइट, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू ये सब्सटेंशियली फाइनेंस वाले एंटिटी है। तो जब आप कैग ऑडिट करेगा तो कैग अपने तो ये सारे डिपार्टमेंट यूनियन स्टेट का ऑडिट कर रहा था, प्लस वो अभी उनके सपेटे में ये लपादी एंटिटीज भी आ जाएंगी जो सब्सटेंशियली फाइनेंस एंटिटीज है। आपको मालूम है ना, स्कूल्स को ये लोग क्या करते हैं? फाइनेंस करते हैं। राइट, द गवर्नमेंट फंड से ही फाइनेंस होती है। तो जैसे वो गवर्नमेंट फंड से फाइनेंस होना चालू हो जाएगी, उनका ऑडिट कैग के अंदर आना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे एनी बॉडी लिखा है, मीन्स हाँ, एनी बॉडी होने दो ना। मतलब किसी को भी। हाँ, किसी भी अच्छा। एंटिटी को अगर गवर्नमेंट ने फंड किया सब्सिडी के थ्रू, ग्रांट के थ्रू, दैट विल स्टार्ट टू हाँ। कम अंडर द कैग ऑडिट इटसेल्फ। अच्छा। ठीक हाँ। है। एंड सेकंड एक कंडीशन और है, अमाउंट इज मोर देन इक्वल टू 75% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ डेड बॉडी और अथॉरिटी। Exactly. So, for example, मेरा like for example, I have an school, right, just which is funded by the government. तो मुझे मालूम चला कि वो अमाउंट जो है वो 25 लाख नहीं है, इट इज लेस देन 25 लाख, बट मेरे टोटल खर्चे का 70% मिनिमम गवर्नमेंट ने वो पे किया हुआ है। राइट, गवर्नमेंट के पैसे से खर्चा हो रहा है, मतलब मेरे पूरे खर्चे का 75% अगर गवर्नमेंट के फंड से पैसा हो रहा है, मतलब वो सब्सटेंशियली फाइनेंस ही हो गई ना। तो मुझे 25 लाख का ग्रांट नहीं मिला,
गवर्नमेंट के साइड से, बट मेरा टोटल एक्सपेंडिचर का 75% जो है वो फंडेड बाय द गवर्नमेंट है। दैट मीन्स इट इज अ ह्यूज, मतलब मुझे तो 25% ही खर्चा करना पड़ रहा है अपने स्कूल पे, दैट आई विल बिकम द सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड एंटिटी बॉडी एंड मेरा भी ऑडिट कैग के अंडर आ जाएगा, राइट? यस, ठीक है। नाउ यहाँ पे अपनी पसंद से यू कैन भाई पिक अप वन भाई मोर पॉइंट अंडर दिस, बट मत करो क्योंकि ये इंडिविजुअल टॉपिक के भी आगे ऑडिट है, तो आपको वहां आपको वहां पर जाके याद करना ही पड़ेगा। ऑडिट ऑफ रिसिट में भी आपको बट पढ़ना है, ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड स्टॉक भी आपको पढ़ना, तो वहां पर याद हो जाएगा आपको, ठीक है। अभी के लिए बट मैम can you जैसे remember? ये हाँ जैसे बोलना। ये लिमिट वाले जो है, लिमिट वाले तो इम्पोर्टेंट है ना, ये तो टेस्ट करेंगे ही करेंगे, बाकी नहीं करे तो। हाँ, अगर उनको डालना है तो एक आध लिमिट वाला, यस, इसके लिए अपन लिमिट वाला तो मैं हाईलाइट कर ही देती हूँ आपको कि वो याद रखो, अगर नहीं तो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखो, ठीक है। तो इसके अंदर ये दोनों कंडीशन एक साथ है ना, कि मोर देन इक्वल टू 25 लाख, हाँ ओके, इट्स नॉट एंड लेंथ, यस, हाँ, सॉरी सॉरी, एंड या इट, एंड हाँ, बिकॉज आपने दोनों अलग अलग या बताए। सॉरी, माय मिस्टेक एक्चुअली, इट कैन नॉट बी लेस देन 25 लाख, तो 25 लाख का हाँ भी फंड है, प्लस उसके बाद में 75% हाँ, ऑफ द एक्सपेंडिचर मतलब इज फंडेड मोर बाय देन द 25 लाख गवर्नमेंट। तो है, प्लस 75% से ज्यादा होना चाहिए उसी फंड से। यस यस, प्लीज प्लीज रेक्टिफाई दैट गाइस, क्योंकि वो दोनों में से एक कंडीशन नहीं लगेगा। इट कैन बी 25 लाख प्लस 75% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब नॉट लेस देन दैट, देन इट विल बिकम अ सब्सटेंशियली फाइनेंस एंटिटी। हाँ, मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे कई सारी जगह क्या होता है, 25 लाख रुपए इससे ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि इतने सारे बड़े बड़े फंड वाले होते हैं, प्रोजेक्ट्स उसके अंदर मिलते हैं, बट क्या होता है उससे का ना, प्रोजेक्ट अमाउंट भी काफी ज्यादा होता है इन्वेस्टमेंट। करेक्ट, तो एग्जैक्टली, सो इन्वेस्टमेंट नॉट के अंदर नेसेसरली 25 लाख उनकी हाँ, बहुत छोटी सी तो अमाउंट हो जाएगी, राइट? हाँ, तो मोस्टली ये होता है, ये 75% इस वाले कंडीशन में फुलफिल ही नहीं होती, तो क्या कहाँ से आएगा। तो इसीलिए एग्जैक्टली, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये क्या हर जगह कैसे मतलब एग्जैक्टली, और इट्स नॉट इवन इंटरफेयर वर्थ कि करेगी। why CAG would get हाँ involved over there. Yes, हाँ हाँ हाँ, लॉजिकल एंड मेक सेंस। क्योंकि डोनेशन वगैरह तो मिलते रहते हैं ना, हाँ, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करें। या ओके, सो ड्यूटीज ऑफ कैग गाइस एक बार क्विकली रिवाइज कर लोगे, जस्ट सी फॉर योरसेल्फ अगर आपको याद हो रहे हैं वो पॉइंट्स, हिमांशु? नहीं, मैं पूछ नहीं रही हूँ, यस नो, बस दैट्स इट। बता रहा हूँ। हाँ, फिर 3 ही पॉइंट हुए तो बस, आगे नहीं करोगे ऑडिट और ग्रांट और लोन्स और वगैरह, ऑडिट और नहीं रिसिप्ट नहीं, और वो देख लेना। नहीं नहीं, 4 ही पॉइंट्स हुए ना, कंपाइलेशन एंड सबमिशन हो गया, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन एंड रेंडरिंग असिस्टेंट, ऑडिट एंड रिपोर्टिंग हो गया, एंड ऑडिट ऑफ रिसिट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ सब्सटेंशियली फाइनेंस एंटिटी हो गया। 3 हुए ना। असिस्टेंस वाला कौन तीन सा हो है? गए ना मैम, चार की 3 ही है वो। असिस्टेंस वाला कौन सा है? प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन एंड रेंडरिंग असिस्टेंस, मतलब देखो कैग का 2 काम होता है, मेरी बात सुनो। वही तो हिमांशु ने बोला था ना, ये कैसा है कि खुद ही ऑडिट करेंगे और खुद ही असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे, बट हाँ, कैग ऐसा करता है। पहला कैग का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो अकाउंट्स वगैरह चेक करते हैं, कंपाइलेशन करता है, एंड देन ही दे विल एडमिन एक्टिविटी जो रहते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह को प्रिपेयर करने के लिए, उसके लिए भी दे प्रोवाइड द सर्विसेज कि भाई हम तेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट होने के पहले तुझे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके भी दे देंगे। सो यस, इट इज पार्ट ऑफ देयर ड्यूटी। हाँ राहुल, यू आर ऑन म्यूट। नहीं नहीं, आपको नहीं कह रहा वो, अगल बगल है फ्रेंड। ओके ओके ओके, डन डन डन, ठीक है। व्हाट आर द पावर्स ऑफ कैग, पवन? इसके पावर जो है, सबसे पहले तो यही है कि ये जो स्टेट या यूनियन की जो गवर्नमेंट, उनके अकाउंट्स, ऑफिस के अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। तो इंस्पेक्ट इज द पहला कीवर्ड आपका, कि इंस्पेक्ट करेगा, क्या इंस्पेक्ट करेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। अकाउंट्स को, बुक्स ऑफिस के ऑफ अकाउंट्स अकाउंट को, जो है स्टेट का भी यूनियन का भी, दोनों उनके। का बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो इंस्पेक्ट कर सकता है कैग, यस नो गाइस? यस और मैम, यस। और मैम दूसरा ये है कि वो किसी जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है उस ऑफिस के, जो इंचार्ज है, उनसे कुछ भी इंफॉर्मेशन पूछ सकता है। ओके, सो यू वांट टू इंक्वायरी करने का भी उसके पास में पावर है, ही कैन मेक द यस यस। इंक्वायरी फ्रॉम द पीपल इन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स, यस। और मैम वो जो भी उसको जरूरत पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट या पेपर या डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू फॉर ऑडिट करने के लिए, वो सारे मांग सकता है। या एग्जैक्टली, सो बेसिकली ट्रांसमिशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो बोलेगा, अगर सपोज मैं कैग हूं और मुझे चाहिए कि स्पेसिफिक प्लेस पे, लाइक मैंने बोला कि बॉस ये वाले ऑफिस में मुझे सारे, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को बोला है कि वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है इस पर्टिकुलर ऑफिस में भेज देने का, तो उनको भेजना पड़ेगा। सो दैट इज द ट्रांसमिशन। सो आई हैव दैट पावर कि मैं इंस्पेक्शन कर सकती हूँ, मैं ट्रांसमिशन के लिए बोल सकती हूँ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स को, और मैं इंक्वायरी कर सकती हूँ। अगर मुझे किसी से कुछ सवाल पूछना है तो आई कैन इंक्वायर देम, राइट?
एंड मैम उसका एक उसके पास एक पावर और है कि अगर वो किसी मतलब अकाउंट या क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन पर डिटेल ऑडिट ना कर कर कुछ बस लिमिटेड चेक लगाकर ऑडिट करना चाहे तो वो भी कर सकता है। Okay, so in carrying out the audit, CAC has the power to dispense with any part of the detailed audit of accounts and class of transaction and to apply such limited checks in relation to such accounts and transaction as he may determine. Okay, makes sense. Yes, Yes. Khushi, are you here? Khushi, Hardika, Madhur? Khushi said yes, Hardika, Madhur, Meera? Inspect, transmission, inquiry. These three are the powers of CAG. Guys, please remember this. आज आता है एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है? Before we start with the expenditure audit, before we start with the expenditure audit of government accounts, Himanshu, can you please revise the duties of CAG and powers of CAG? यस, पर थोड़ा देख के प्लीज। Okay, quickly. हाँ, तो ड्यूटी क्या कहते हैं, क्या कि ये कि कंपाइल करेंगे कहते हैं अकाउंट्स ऑफ यूनियन और स्टेट को। ठीक है, सेकंड है कि इसमें पूरा बता अंदर बताऊं उसके बारे में। कंपाइल करके किसी को सबमिट भी करना पड़ेगा ना, कंपाइल करके करना क्या है उसका? कंपाइल एंड सबमिशन ऑफ अकाउंट्स वाला पॉइंट पढ़ रहे हो ना आप? हाँ, द कंट्रोलर shall compile the accounts of union or state from the initial and subsidiary accounts rendered to the audit and is controlled by treasury officers or departments of the okay. देखो, It shall submit the account to प्रेसिडेंट president और or गवर्नर को government of a सबमिट करना state. होता है। करेक्ट, ठीक है। हाँ, तो 3 यूनिट याद रखो और उसके रेगुलर लाइक हु इज द अथॉरिटी वो याद रखो। जब भी अकाउंट्स यूनियन का लिखोगे तो उसके आगे सबमिशन प्रेसिडेंट को होगा, स्टेट का लिखोगे तो सबमिशन गवर्नर का होगा, गवर्नर अगर को। यूनियन टेरिटरी का लिख रहे हो तो उसके आगे सबमिशन किसको होगा? एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दैट यूनियन टेरिटरी, राइट? वहां पर गवर्नर नहीं होता। सो अकाउंट्स कंपाइल करके किसी को सबमिट करेगा ना, क्या कंपाइल करके अपने घर थोड़ी लेके जाना है उसको। सेकंड है कि जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑडिट। इसके अंदर क्या कहते हैं, ये है कि जो ऑडिटर क्या कहते हैं ऑडिट करेंगे, हम क्या कहते हैं क्या है और रिपोर्ट करेगा जितने भी एक्सपेंडिचर हैं, क्या कहते हैं जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जिसकी स्टेट और यूनियन के हैं वो दोनों मिला के एंड क्या चेक कहते हैं करेगा कि वो एक्सपेंडिचर जिस सैम्पल। पर्पस के लिए अप्लाई करने चाहिए थे उसी पर्पस के लिए अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है, करेक्ट? अप्लीकेबल टू सर्विस पर्पस के लिए, ठीक है। हम्म। और क्या कहते हैं जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं क्या कहते हैं जो यूनियन और स्टेट की उनको भी चेक करेंगे, जो कि कंटिजेंसी फंड है वो वगैरह वो जो पब्लिक रिलेटिंग टू। अकाउंट से और कंटिजेंसी फंड से किए गए हैं। ओके, यस। और जितने भी क्या कहते हैं रिपोर्ट्स करेंगे हम क्या कहते हैं ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग क्या कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उनका भी ऑडिट और रिपोर्ट करेंगे उनके। करेक्ट, बट वो डिपार्टमेंट, वो यूनियन, सॉरी, ये अकाउंट्स मेंटेन कौन करेगा? क्या मतलब किसके अकाउंट्स है? नो नो, ये किसके अकाउंट्स है जो कैग अभी ऑडिट करने वाला है? सब्सिडरी के क्या है? एनी डिपार्टमेंट ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, डिपार्टमेंट ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, उसके जैसे रेलवे इज अ डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन, राइट? सो यूनियन के डिपार्टमेंट्स के जो ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट होगा, इसका भी ऑडिट करने का काम किसके पास होता है? वो कैग की ड्यूटी होती है। ऑडिट ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स जो कि है कहते हैं सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय द ग्रांट और लोन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। करेक्ट। इसमें ये था कि वही दो चीज की भाई 25 लाख होना चाहिए और क्या कहते हैं 75% ऑफ द क्या कहते हैं सैंक्शन लिमिट जो है दे रखी है वो। राइट, सो दैट विल बिकम ये सब्सटेंशियली पॉइंट फाइनेंस एंटिटी। उसके भी रिसिट्स एंड एक्सपेंडिचर दोनों, सिर्फ एक्सपेंडिचर नहीं, रिसिट एंड एक्सपेंडिचर दोनों का ऑडिट करेंगे। यस, देन फिर पावर्स ऑफ गैग का ये है कि ये बाकी पॉइंट्स तो छोड़ दूं मैं। हाँ हाँ, अभी के लिए छोड़ो। सेकंड पॉइंट पावर्स में ये है कि इंस्पेक्ट करेगा अकाउंट्स क्या कहते हैं जो भी इंस्पेक्ट करेंगे हम अकाउंट्स के जो जो भी यूनियन और स्टेट के हैं उनको। ठीक है। हम्म। और सेकंड ये है कि क्या कहते हैं जितने भी अकाउंट्स और बुक्स और पेपर्स हैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेलेवेंट है टू द ट्रांजेक्शन अंडर ऑडिट और क्या कहते हैं एंड टू दी स्पेसिफाइड प्लेस। ठीक है। करेक्ट।
सो आपको अगर किसी स्पेसिफाइड प्लेस पे वो सारे बुक्स और अकाउंट्स मंगवाने हैं किसी यूनियन और स्टेट के उनके डिपार्टमेंट के, तो यू कैन जस्ट इंस्ट्रक्ट देम कि भाई वो किसी और डॉक जगह पर भेजो जहां पर ये चेकिंग चालू है, जहां पर ये ऑडिट चालू है। सो यू कैन इंस्ट्रक्ट देम टू ट्रांसमिट द बुक्स अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स टू अ पर्टिकुलर स्पेसिफाइड प्लेस। और क्या कहते हैं वो क्वेश्चंस कर सकता पुट कर सकता है, और क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन करेगा जो भी कहता है पर्सन इंचार्ज है उसके बारे में। और जो भी क्या कहते हैं और किसी को वो बुला सकता है जो भी क्या कहते हैं इसको इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी है, क्या कहते हैं रिलेटेड टू उसकी ऑडिट की रिपोर्ट के लिए। हाँ ठीक है, मतलब यू इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग योर ऑडिट यू कैन एक्चुअली रेज दिस क्वेश्चंस टू एनी पर्सन ऑफ दैट डिपार्टमेंट जिसको आपको लगता है कि आपके ऑडिट के पर्पस के लिए रिक्वायर्ड है, राइट? सो नाउ विल यू बी एबल टू राइट अंदर का कंटेंट? ट्रस्ट मी, आप इतना भी इतने अंडरस्टैंडिंग के साथ में भी लिखोगे ना, ऐसे विल गिव यू फुल मार्क्स। दे डोंट वांट यू टू कॉपी पेस्ट एवरीथिंग, बट साइड के कीवर्ड्स याद रखना जो अभी आपने लर्न किए हैं, मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लिए हैं, और अंदर एग्जैक्ट कंटेंट क्या था वो याद रखना। राइट इट इन योर लैंग्वेज एंड इट इज 100% फाइन, ठीक है? शॉर्ट सेंटेंसेस, योर लैंग्वेज, दैट्स इट, उतना ही चाहिए आईसीआई को। यस, नो? हम्म। ठीक है, नाउ यू कैन प्ले विथ योर नेफ्यू। चलो प्रिया, नेक्स्ट। नाउ इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंडिचर का ऑडिट इंपॉर्टेंट है, मैं अभी से बोल दे रही हूँ। सो दोज हु डू नॉट हैव देयर अटेंशन प्लीज ब्रिंग योर अटेंशन बैक, क्योंकि एक्सपेंडिचर का ऑडिट करने के तरीके अलग अलग होते हैं, ठीक है? वो तरीके पढ़ोगे आप इसके अंदर, ऑडिट ऑफ रूल्स एंड ऑर्डर, ये जो आप पढ़ रहे हो ना, दीज आर वेज ऑफ डूइंग द ऑडिट। मतलब आपको देखो, एक्सपेंडिचर का ऑडिट तो आप नॉर्मल कंपनी में भी कर रहे थे, चैप्टर 5 में भी एक्सपेंडिचर ऑफ ऑडिट है, जिसमें ये नहीं सिखाया गया कि रूल्स के अगेंस्ट हुआ है या नहीं हुआ, ये सब नहीं सिखाया। वहां पर आपको क्या सिखाया कि रेंट का खर्चा है तो कैसे ऑडिट करने का, फ्यूल का खर्चा है तो कैसे, ट्रैवल का खर्चा है तो कैसे, नेचर के हिसाब से वहां पर ऑडिट था। यहां पर आपको टाइप बताया कि भाई एक्सपेंडिचर ऑडिट के भी मल्टीपल एंगल्स होंगे और तुमको वैसे ऑडिट करना पड़ेगा, राइट? यस, नो? प्रिया, आर यू प्रिपेयर्ड? Yes, ma'am. But I need your help.